कहते हैं कि मरने से ठीक पहले इंसान को अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने गुजरती हुई दिखाई देती है। एक एक्सीडेंट, एक मौत, और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ एक आम लड़का दोबारा जन्म लेकर एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच जाता है। आखिर वो दुनिया कैसी थी और उसकी जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लिया, तो आइए जानते हैं उस लड़के की पूरी कहानी। तो भाई लोग, स्टोरी चालू होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ एक लड़का आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है। वो किसी का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे मरने के बाद अपनी माँ और बहन का ध्यान रखना। उसके पास खड़ी एक लेडी कहती है, देखो मैं क्या बना कर लाई हूँ, तुम्हारा पसंदीदा रोल्ड ऑमलेट। तुमको पता है मम्मी ने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है, इसलिए अब तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसी बीच उस लेडी के साथ में एक बच्ची भी है जो अपने भाई को बोलती है, भाई ये देखो कैंडी बहुत बढ़िया है, एक बार इसे खाकर देखो, अच्छी लगेगी। लड़का उस बच्ची को कहता है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, उनको परेशान मत करना और उनकी हर बात मानना, ठीक है। फिर लड़का कहता है कि सुची तुम स्कूल कैसे गई, तुमने अपना चेहरा कैसे दिखाया स्कूल जाकर, तुमको नहीं जाना चाहिए था। और फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को साथ में लेकर खड़ा है। उसके आसपास बहुत से स्कूल के बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो लोग एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, तेरे जैसा निकम्मा बदमाश लड़का एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, तू तो 100 साल पहले ही आ गया था। लड़की लड़के को कहती है कि तुमको उनसे उलझना नहीं चाहिए था, उनसे दूर रहो। लड़का कहता है, अरे तुम मेरा टेंशन मत लो, बस तुम अपना ख्याल रखो। गाइस, स्टोरी की इमेजेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर ब्लड ब्लड दिखा रहे हैं। अभी क्यों दिखा रहे हैं हमें आगे पता लगेगा। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है। शहर में भारी बारिश हो रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि बारिश में एक ट्रक तेजी से आ रहा है। बारिश में छाता लिए वही लड़का जिसको लड़कों ने मारा था वो निकल रहा है। अचानक ट्रक उसके सामने आ जाता है और उसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। उसका छाता और बैग एक तरफ फेंका जाता है। उसके मुंह से लास्ट में बस ये निकलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और भाई ट्रक ने उसको ऐसा कुचला कि उसको दूर तक घसीटता हुआ लेके गया। उसके खून के धब्बे पूरी सड़क पर फैल गए हैं। वो बिल्कुल उल्टा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है, अजूसा मॉम। भाई उस लड़के की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़ रही है। वहाँ एक आदमी उसका सिर्फ वीडियो बना रहा है। एक लेडी छाता लेकर उसको देखकर कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। उस लड़के के मुंह से ब्लड निकल रहा है। वो सोच रहा है कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। फिर वो अपने आप से कहता है कि यदि मेरा पूर्ण जन्म होता है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने परिवार की रक्षा खुद ही करूंगा। और भाई ये बोलकर वो लड़का वहीं दम तोड़ देता है। एक आदमी उसके पास बैठा हुआ है, बाकी बहुत से लोग उसके आसपास जमा है, लेकिन स्टोरी में दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से कहीं जा रही है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा एक मैजिक कंटिनेंट में जा रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो बहुत से लोगों को बोल रहा है कि दोस्तों आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग करना है, जो हम हर साल करते हैं। इस ब्लेसिंग करने में ध्यान रहे कि जो बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं वे अपनी सबसे कीमती वस्तुओं को देवताओं को अर्पित करें। और सबसे बड़ी बात, यदि उनकी भेंट स्वीकार कर ली जाती है तो उस बच्चे के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि वहाँ से फिर एक मैसेंजर को स्पिरिट के रूप में भेजा जाएगा जो उस बच्चे की भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर उसे जादूगर बनाने का अवसर प्रदान करेगी। अब जो बच्चा इस अवसर को पाना चाहता है, जो गॉड की ब्लेसिंग पाने की इच्छा रखता है, उसे अपना नाम यहाँ लिखना होगा। उन्हीं लोगों की भीड़ में से एक बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे ये कैंडी बहुत पसंद है, यदि मैं ये कैंडी गॉड को दे दूं तो क्या मैं ये मैजिक सीख सकता हूँ। उसकी मम्मी उसको कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वहाँ देने के लिए तुम्हारे पास में कोई कीमती रत्न होना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े लोगों के पास में होते हैं। स्टोरी सीन चेंज होता है। वहाँ एक बॉक्स में 2 इयरिंग दिखाए जाते हैं जो बहुत चमक रहे हैं। वो बॉक्स एक लेडी के पास में है। उसके पीछे से एक महिला कहती है, अरे वो देखो लेडी ब्लैंक के रत्न कितने खूबसूरत हैं और महंगे भी लग रहे हैं, कोई भी पहली नजर में ही पहचान लेगा कि वो बहुत महंगे हैं। लेडी ब्लैंक कहती है, क्यों ना हो महंगा, वैसे भी जितना ज्यादा रत्न महंगा होगा उतने ही चांस ब्लेसिंग मिलने में बढ़ जाएगी। लेडी ब्लैंक के साथ में उसका लड़का भी चल रहा है। लोगों की भीड़ में से 2 लोग बात कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि वैसे इनको देखकर मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि रयान फैमिली ने इस ब्लेसिंग को पाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति देने वाले हैं। इसी बीच उनको रयान फैमिली दिखती है। तभी उस आदमी के पास में खड़ी लेडी कहती है, सच में ऐसा हुआ है क्या। आदमी कहता है, हाँ, अब अगर तुम सोचो उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है और फिर भी उनको ब्लेसिंग नहीं मिली तो उनको कितना दुख होगा। और भाई फिर स्टोरी में रयान फैमिली से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिनका नाम होल्ट रयान है। वो उस फैमिली के हेड हैं। वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। फिर वहाँ दिखाया जाता है उनकी फैमिली में उनके साथ में 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक उनका बेटा है जिसका नाम लूकस रयान है और एक बेटी है जिसका नाम जूलिया रयान है। उनके पिताजी उनको देखकर कह रहे हैं कि मेरे दोनों बेटे बेटी बहुत बुद्धिमान है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों को हाई लेवल का ब्लेसिंग प्राप्त होगा। वहीं वो जो आदमी ये ब्लेसिंग करवा रहा था वो कहता है, अब बारी है जूलिया रयान की, अब आप आगे आओ और ब्लेसिंग प्राप्त करो। जूलिया एक टेबल पर बहुत कीमती जिसमें डायमंड लगे हैं क्राउन रखती है। फिर वहाँ पर एक ब्लू मैजिक होता है जिसमें से सभी दूर एक ब्लू ऑरा हो जाता है। सभी देखकर हैरान है और कहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि जूलिया को द गॉड ऑफ थंडर का ब्लेसिंग प्राप्त हो रहा है और उसका लेवल 7 है। वहाँ सभी बातें कर रहे हैं कि हमने लेवल 7 का ब्लेसिंग को 12 साल बाद अब देखा है। उधर जूलिया बहुत खुश हो रही है। वो कहती है कि मैं और मेरी फैमिली कितनी लक्की है जो इस ब्लेसिंग के लिए चुनी गई है। वहाँ अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। जूलिया को उसके माता पिता देख रहे हैं। वो उसको दूर से देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उधर जूलिया अपने सिर पर हाथ रखकर देख रही है कि उसका महंगा वाला क्राउन कहाँ गया। उसके पिताजी ये देखकर उसकी वाइफ को कहते हैं, अब तुम सोचो कि ये हासिल करने के लिए उसने अपना थंडर ट्रैक क्राउन ही भेंट कर दिया था ना, लेकिन मुझे अब ये नहीं लगता कि ये इतना
मूल्यवान है कि हमारी फैमिली की सारी संपत्ति गंवानी पड़े। तभी लूकास रेयान जो उनका बेटा है वो खड़े होकर ताली बजा रहा है। उसके पीछे एक खड़ा एक आदमी उससे देखकर कहता है कि अभी तो इस इडियट का एक और बेटा बाकी है, मुझे लगता है कि अब ये लोग अपना पूरा खजाना रख देंगे। तभी लूकास के फादर लूकास की टाई सही करते हुए कहते हैं कि बेटा लूकास अब तुम्हारी बारी है ब्लेसिंग पाने की। लूकास कहता है हाँ फादर। तभी वो आदमी जो लूकास के पीछे था वो स्वॉर्ड लेकर उस टेबल पर रखता है जो फायर स्वॉर्ड जैसी लग रही है। वो आदमी रेयान की फैमिली के साथ में ही है। वो फादर को जाकर वो स्वॉर्ड देता है और कहता है प्लीज इसे स्वीकार करें। उधर सब लोग स्वॉर्ड को देखकर बहुत हैरान है। वो कहते हैं अरे ये स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड में से तो एक डेमोनिक एनर्जी निकलती है, उसके अंदर तो प्रोजेनिटर मैजिक है जिसके जनक द गॉड ऑफ फायर वोल्कनस है। उधर से लूकास की छोटी बहन लूकास को गुड लक बोल रही है। वो कह रही है तुम अच्छा करोगे बड़े भाई। फादर उस स्वॉर्ड को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत मूल्यवान है। मेरे हिसाब से तो रेयान फैमिली के हेड लूकास के फादर सच में अपनी सारी संपत्ति उनके बेटे के लिए दांव पर लगा रहे हैं। इतने में लूकास उस टेबल पर पहुंच जाता है जहाँ वो स्वॉर्ड रखता है। जैसे वो स्वॉर्ड रखता है वहाँ कुछ होने लगता है। वहाँ दिखाया जाता है कि मौसम में अचानक बदलाव आ गया है, आसमान ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तभी एक आदमी कहता है मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। लूकास के पिता होल्ट कहते हैं कि रुको, क्या ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि ये ब्लेजिंग का लेवल 9 हो। भाई साहब वहाँ दिखाया जाता है कि जो मसाले जल रही थी वो और तेज जलने लग गई है। वहाँ भयानक आग बढ़ने लग गई है। वो जो लूकास ने स्वॉर्ड रखी थी वो लूकास के ऊपर से जलती हुई निकल जाती है। इधर लूकास के हाथ में भी आग लग रही है और पूरा हाथ जलने लग गया है। धीरे धीरे आग लूकास के शरीर को पकड़ लिया है। वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। लूकास नीचे गिर पड़ता है। उसके ऊपर वो स्वॉर्ड है, वो स्वॉर्ड उसके ऊपर आ रही है। तभी वहाँ अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मौसम पूरा सही हो जाता है। आसमान भी अपने नॉर्मल कलर में आ जाता है। वहाँ खड़ा आदमी कहता है क्या ब्लेसिंग खत्म हो गई, लेकिन डिवाइन स्पिरिट्स किधर है। लूकास की फैमिली लूकास को घबराते हुए देख रही है। जूलियट कहती है सामने देखो। वहाँ सिर्फ धुआं धुआं हो गया है। लूकास जमीन पर गिरा पड़ा है। लूकास की फैमिली उसके पास भागती है। वो चिल्लाती है लूकास। लूकास के फादर उसको उठाते हुए कहते हैं लूकास प्लीज खड़े हो जाओ, ये सब कैसे हो गया, ये क्या हुआ। वही फादर ये सब देखकर कहते हैं कि लगता है गॉड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लूकास अपनी माँ की गोद में बेहोश पड़ा हुआ है। फादर कहते हैं कि लूकास रेयान को मैजिक के क्रिएटर ने त्याग दिया है। और फिर वहाँ दिखाया जाता है कि एक आत्मा नीचे आती है। तभी स्टोरी सीन चेंज हो जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत खतरनाक तरीके से ज्वालामुखी फट रही है। वहाँ दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ फायर कहते हैं कि रेयान फैमिली की हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। वो लोग क्या सोच रहे थे, मेरी तो लगभग मृत्यु होने वाली थी। इस तलवार पर आज भी वो वार का निशान है, मैं कभी भी इन्हें माफ नहीं करूंगा। भाई वो स्वॉर्ड गॉड ऑफ फायर के हाथों में है। फिर गॉड ऑफ फायर कहते हैं कि उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा को राख बना दिया। इसी बीच गॉड ऑफ फायर के एंजल्स कहते हैं कि आप कितने दयालु हैं, आप कितने उदार हैं। एक कहता है कि हे गॉड ऑफ 10,000 फ्लेम्स। फिर एक एंजल्स और कहता है कि आपने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा को राख में बदल दिया। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के शरीर में किसी और की आत्मा प्रवेश कर गई। मुझे लगता है किसी और दुनिया की आत्मा है ये, क्या मैं उसे भी जला दूं। गॉड ऑफ फायर कहते हैं नहीं रहने दो, वैसे भी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। इस दुनिया या कोई और दुनिया से भी आया हो, उस कीड़े को मिटाने में अपना टाइम मत खराब करो। फायर ऑफ गॉड के एंजल्स लूकास की राख के पास जाते हैं। वो कहते हैं अरे वाह ये क्या चीज है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है। और उस राख में दिखाया जाता है कि लूकास का शरीर पड़ा हुआ है और अचानक उसकी आंखों से रोशनी निकलती है। इसी बीच सीन चेंज होता है। आसमानों में मार्शल गॉड की दुनिया बताई जाती है जिसमें वो ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हैं। अचानक मार्शल गॉड अपना ध्यान हटाकर आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें खुलते ही आंखों से एक तेज रोशनी चमक रही है। जब मार्शल गॉड चल रहे हैं तो उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। जब वो चलते तो आसमान खुद अपना रास्ता बदल देता है। हालांकि मार्शल गॉड एक हीरो की तरह लग रहे हैं, उनके चलने से आसमान फट रहा है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर दिख रहे हैं, उनके बड़े बड़े बाल हैं। इसी बीच वो अचानक रुक जाते हैं। उनके सामने कोई ब्लू कलर का मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला है कोई। वो उसको देखकर कहते हैं इस संसार को चलाने वाले स्त्रोत, क्या तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। क्या मैं हायर डायमेंशन पर नहीं पहुंच सकता। भाई वो 4 फेस्ड मॉन्स्टर अपने चारों मुंह को ओपन करके एक ब्लू ओरा छोड़ता है। उसके बड़े बड़े दांत है, आंखें लाल है। तभी मार्शल गॉड एक्शन लेते हुए वो 4 फेस्ड मॉन्स्टर को अपना पंच ले जाकर हवाओं में उड़ते हुए एनर्जी पंच देते हैं। वो नीचे गिरता हुआ एक रोशनी में खो जाता है। इधर मार्शल गॉड कहते हैं कि ये जो शक्ति का स्रोत था इसमें कोई खास बात नहीं थी। इतने में वहाँ पर मार्शल गॉड को वहाँ से एक रोशनी आती हुई नजर आती है। जब वो पास में आ जाती है तो हवाओं में उड़ता हुआ इतना तेज मार्शल गॉड का हेल्पर आता है जिसको मार्शल गॉड अटेंडेंट स्पिरिट्स कहते हैं। वो इतना सा है कि उसको मार्शल गॉड एक हाथ से रोक लेते हैं। मार्शल गॉड उसको पूछते हैं कि अटेंडेंट स्पिरिट इतना तेज, तुम मुझे रोकने क्यों आए हो। इतने में मार्शल गॉड को पीछे से कुछ धमाके की आवाज आती है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा पुराना दोस्त रेक्यू शायद डिस्ट्रॉय हो गया है। आर्कनस कंटिनेंट में ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो स्पिरिट बताता है कि गॉड ऑफ फायर ने वहाँ आतंक मचा रखा है। मार्शल गॉड कहते हैं ये कभी नहीं सुधरने वाला। मार्शल गॉड बताते हैं कि हजारों साल पहले मैजिक से ज्यादा मार्शल आर्ट शक्तिशाली थी और अब उस स्थापित फायर गॉड वोल्कनस की पूजा की जा रही है। उस कमीने को मैंने थोड़ा ही काटा था, वो बहुत बच गया, नहीं तो लगभग मर ही गया था। स्पिरिट कहता है कि मार्शल गॉड मैं कह रहा हूँ कि इसमें गलती आपकी भी है। यदि आप फायर गॉड से इतना लगाव नहीं रखते तो शायद वो आज इतना उत्पाद नहीं बता सकते थे। मार्शल गॉड कहते हैं हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन मुझे टेंशन इस बात का है कि मार्शल आर्ट को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं और मैजिक पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो मुझे तो उसी चीज का टेंशन है। अच्छा गाइस मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि स्टोरी में क्या चल रहा है। तो भाई लोग तुम लोगों ने शुरू में जो देखा था कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो मरते वक्त कहता है यदि मेरा अगला जन्म होता है
तो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इधर फिर एक जगह दिखाया जाता है कि कुछ लोग बेसिंग के लिए प्रोसेस चला रहे हैं। उस प्रोसेस में एक अमीर घर का लड़का जिसका नाम लुकस रेयान है वो भी उस प्रोसेस में शामिल होता है, लेकिन फिर अचानक कुछ हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसकी मौत नहीं होती है। वहाँ पर गुस्से में गॉड ऑफ फायर उसकी सोल को राख बना देते हैं और उसका जो शरीर है वो वहीं रहता है। और भाई जो इसके बाद होने वाला है वो तुम लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। अब जो स्पिरिट है गॉड ऑफ फायर की बेसिंग हाथ में लेते हुए कहता है कि मुझे इसको विकसित नहीं करना, लेकिन मेरी मजबूरी है, ये मेरी जॉब है, मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। वहाँ दिखाया जाता है कि मार्शल गॉड वहाँ से चले जाते हैं। स्टोरी सीन चेंज होता है। वहाँ दिखाया जाता है कि कोई आंख खोल रहा है, वो कहता है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, क्या मैं अभी भी नहीं मरा हूँ? ये सब क्या है? भाई उस बंदे के आंखों के सामने स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं। वो लड़का उनको देखकर डर रहा है। वो सब कहते हैं कि मेरा नाम मार्शल है, द मार्शल गॉड, मैं तुम्हें मार्शल गॉड की ब्लेसिंग देने आया हूँ। अच्छा गाइस यहाँ मैं बता दूं उस बंदे को बहुत सारे स्पिरिट नजर आते हैं, लेकिन आवाज सिर्फ एक ही आती है। फिर दिखाया जाता है कि लड़का डर के मारे बेड पर बैठ जाता है। उसके सामने वही सब कुछ चल रहा है। उसके सामने बहुत सारे स्पिरिट आसपास उड़ रहे हैं और वो लोग सब एक ही बात बोल रहे हैं, मैं मार्शल गॉड हूँ, मैं तुम्हें मार्शल गॉड ब्लेसिंग देने आया हूँ। और फिर भाई लड़के को अचानक कोई झटका लगता है। उसके आंखों के सामने सिर्फ रोशनी नजर आती है। एक्चुअली उस लड़के को मार्शल आर्ट लेवल 9 की ब्लेसिंग मिल चुकी है। वो कहता है ये सब अभी अभी क्या हुआ है, मार्शल गॉड लेवल 9 और इतने सारे स्पिरिट जो बोल रहे थे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लग रहे थे, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो एक ट्रक ने उड़ा दिया था ना, मेरी मौत हो गई थी, लेकिन फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? अचानक उस लड़के का सिर चकराता है। वो कहते हो ये सब मेमोरी? भाई उस लड़के को वो सब कुछ नजर आता है जो लुकस के साथ में हुआ है। वो खुद पर कंट्रोल करके हंसता हुआ कहता है कि क्या बात है, क्या गॉड मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं? क्या मैं रिकार्नेट हो गया हूँ एक मैजिक की दुनिया में, जो सिर्फ एक बच्चे के रूप में हूँ जिसे सभी गॉड्स ने त्याग दिया था? यदि ऐसा है तो क्या मुझे मेरी फैमिली पहचान पाएगी, क्योंकि मेरा शरीर तो पूरा चेंज है। और ये रेयान लुकस कौन है यार? मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरी माँ अजूसा, मुझे लगता है उन्होंने तो अब मुझे मरा हुआ स्वीकार कर लिया होगा और अब मेरे इंश्योरेंस के पैसे से गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये जो मार्शल आर्ट ब्लेसिंग मिली है, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता है, ये क्या होता है? तभी उस रूम में वही जूलिया जो लुकस की बहन है वो आ जाती है। वो आकर कहती है बड़े भाई तुम उठ गए, और वो आकर उस लड़के से गले लग रही है। इधर इस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है, लेकिन गाइस लड़के को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ एक्चुअली भाई जो एक्सीडेंट वाला लड़का था ना वो रिकार्नेट हुआ है। अब रिकार्नेट क्या होता है भाई, लोग सिंपल भाषा में बता देता हूँ। उस लड़के का एक्सीडेंट होता है और उसकी जो आत्मा है वो लुकस के शरीर में आ जाती है और ये सब कुछ उस ब्लेसिंग से हुआ है। तो अब जो लड़का है ना वो लड़के का जो शरीर है वो लुकस का है और आत्मा जो है वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के की है। और भाई मजे की बात ये है कि लुकस और वो जो एक्सीडेंट वाला लड़का है उन दोनों की मेमोरी इसके दिमाग में है। तो भाई स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग बने रहो वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई लुकस की बहन जूलिया कहती है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम कभी नहीं उठने वाले हो, इसलिए मैं बहुत डर गई थी भाई। इधर लड़का हंसता हुआ कहता है अरे तुम मत टेंशन लिया करो, उन लोगों की बातों को सब भूल जाओ। और मन ही मन में कह रहा है कि ये पक्का लुकस की बहन जूलिया ही है। और फिर वो अपनी माँ अजूसा को याद करके दुखी हो रहा है। वो कहता है कि मेरी माँ अजूसा बहुत दुखी होगी जब उसको पता लगा होगा कि मैं मर गया हूँ, मैंने मेरी पुरानी लाइफ पूरी खो दी, अब मैं जो इस रिकार्नेट लाइफ को जीऊंगा, अब मुझे मेरी पुरानी लाइफ को याद नहीं करना और इस बार ये इस नई लाइफ को मैं अच्छे से जीऊंगा। अब मैं अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए ये लाइफ अच्छे से जीना है। और फिर भाई वो मार्शल गॉड को कहता है कि मैं अब आपके भरोसे हूँ, द मार्शल गॉड। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ डिवाइन ब्लेसिंग की प्रोसेस चल रही थी वहाँ एक लेडी का स्टेचू था। वो स्टेचू अचानक मूव करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ दिखाया जाता है कि उस स्टेचू की आंखों में से ब्लड निकल रहा है। थोड़ी ही देर बाद ब्लड बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है और फिर उस ब्लड में से एक लेडी निकलने लगती है। निकलते निकलते वो लेडी मार्शल गॉड के बारे में कहती है कि चलो अच्छा है वो इंसान अब यहाँ नहीं है, मुझे लगता है कि या तो उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है। और फिर वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है मेरे पास अभी भी थोड़ी सी पावर बाकी है। उस लेडी के बाल बहुत घने हैं। वो अपना ही ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है खैर अब जो भी हो वो मार्शल गॉड यहाँ से गया या नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये दुनिया जल्दी हमारी होने वाली है। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में इन लोगों ने विलन से हमारी मुलाकात करवा दी है। अब देखते हैं कि ये लेडी विलन क्या करती है। और फिर वहाँ 9 साल बाद की स्टोरी चालू होती है जहाँ रेयान फैमिली का रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पर धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा है और फिर स्टोरी के हीरो लुकस रेयान को दिखाया जाता है जो अपने रुमाल से पसीना पोंछ रहा है। भाई लुकस का लुक देखने लायक है, उसने शाही ड्रेस पहन कर रखी हुई है, हेयर बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं। लुकस कहता है मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है और जूलिया ने भी अपने मैजिक की ट्रेनिंग पूरी कर ली होगी, मुझे उसके पास जाकर उससे मिलना चाहिए। इतने में झाड़ियों के पीछे से कांटेदार लताएं निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि झाड़ियों के पीछे कोई है। लुकस को भी आवाज आती है। लुकस कुछ समझ पाता, इतने में लताओं ने उसको जकड़ लिया और हवा में उठा लिया है। लुकस कहता है फिर से ये काम एक ही घटिया व्यक्ति कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है कि लुकस के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है। लुकस उसको देखकर कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था कि ये तुम ही हो जेरमी। जेरमी कहता है हाँ लुकस तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी और मेरी मुलाकात फिर से हो गई। वैसे मैं क्या उस इंसान से मिल रहा हूँ जिसको सारे गॉड्स ने त्याग दिया था? भाई लोग ये है लुकस का सौतेला भाई, ये रेयान फैमिली का चौथा बच्चा है। ये एक मैजिक स्टूडेंट है और इसे 5 लेवल की ब्लेसिंग प्राप्त है। जेरमी के
पीछे से एक लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर लूकस को देखती हुई कहती है, अरे बेचारा लूकस अभी तक इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाया। जेरेमी कहता है कि मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ये पैलेस के पीछे वाला हिस्सा हम जैसे मैजिक वाले लोगों के लिए बना हुआ है। और जेरेमी उस ट्रैप को और भी टाइट कर देता है, जिससे लूकस को दिक्कत होने लगती है, उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। जेरेमी कहता है कि यदि अब तुम सोचो कि मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूं तो शायद तुम्हें सबक मिल जाएगा कि अभी इस एरिया में नहीं आना है। क्यों लूकस, कैसा लग रहा है? लूकस दर्द से चिल्ला रहा है। फिर लूकस कहता है कि जेरेमी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी बहन अपनी मैजिक प्रैक्टिस खत्म करके कभी भी यहाँ पर आ सकती है। और फिर यदि तुमको उससे मार खानी है और उसके इलेक्ट्रिक पावर से मार खानी है तो फिर यहीं रहो। भाई जेरेमी फिर भी नहीं मानता है। वो कहता है तुमको क्या लगता है तुम अपनी बहन की धमकी दोगे और मैं डर जाऊंगा? अरे डरपोक तो तुम हो जो अपनी बहन के पीछे जाकर छुप जाते हो। तुम्हारी बहन के पास में है क्या? सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पावर। और भाई जेरेमी ने बस इतना ही कहा और उसे मस्त वाला इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है और उसके मुंह से धुआं निकल रहा है जैसे कि कुछ जल गया हो। पीछे से वो लड़की चिल्लाती है, मास्टर जेरेमी नहीं। इधर लूकस को अपनी बहन पीछे से आती हुई नजर आती है। उसके हाथों में मैजिक स्टफ है जिससे वो अपना मैजिक चलाती है। वो गुस्से में जेरेमी को कहती है कि यदि अब तुमने मेरे भाई को फिर से परेशान किया तो फिर सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाई यहाँ जो लूकस की बहन छोटी सी थी, तुम लोगों को याद है ना, उसके पास में लेवल 7 की ब्लेसिंग है। अब जूलिया भी बड़ी हो गई है और यहाँ पर जेरेमी को मस्त सबक सिखाया है। जूलिया अपने भाई लूकस को कहती है कि बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं अभी इन लताओं को आपसे हटा देती हूँ। जूलिया अपने मैजिक से उन सब लताओं को लूकस के ऊपर से हटा देती है। लूकस अपनी बहन को प्यार से देखता है। फिर वो जूलिया से कहता है कि इसका मतलब तुमने अब सब कुछ सीख लिया है, एक काम करो एक बार और प्रैक्टिस करोगी क्या? ये सुनते ही जेरेमी और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं और भागते वक्त जेरेमी कहता है देख लूंगा तुम लोगों को। इधर लूकस अपनी बहन को कहता है कि क्यों जूलिया, ये दोनों ठीक ठाक ही भाग लेते हैं ना, वैसे तुमने जो शौक दिया था बहुत लाइट था, नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाती। जूलिया कहती है बड़े भाई आपको पता है यदि आप सच में कोशिश करोगे तो जेरेमी की अच्छी खासी पिटाई कर सकते हो, आप उससे फाइट क्यों नहीं करते हैं? लूकस कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और तुमको मैंने कहा था ना कि मेरी असली ताकत एक राज है, वो किसी को भी पता नहीं चलने देना है, वो राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा, और वैसे भी तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों जूलिया, मैंने सही कहा ना? जूलिया कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल। फिर लूकस सोचता है कि आज 9 साल बीत गए मुझे रिकानेट होते हुए लूकस की बॉडी में। 9 साल पहले जब मैं जागा था तो लूकस के फादर में से मिलने आए थे। उस टाइम मुझे पूरा यकीन था कि उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरने की वजह से वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी को नीचे गिराया और मुझे गले लगाकर रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि लूकस मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत जाग गए हो, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जैसे ही मुझे गले लगाया मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मुझे भी काफी रोना आया। अच्छा गाइस, जो लूकस के फादर है ये नाइट ऑर्डर के कमांडर है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो घर में बहुत कम रहते हैं। फिर लूकस कहता है उसके बावजूद वो एक अच्छे और केयरिंग फादर है। फिर जब उनको पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग चालू कर दी है तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें मार्शल आर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इसी के साथ उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी। उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि परिवार के एक संग्रह में कुछ पुरानी किताबें रखी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उनको पढ़कर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। मैंने उस पत्र को पढ़कर उस जगह पर जाने का डिसाइड किया जहाँ ये मार्शल आर्ट की किताबें पड़ी हुई थी, और फिर उस पत्र की मदद से मैं वहाँ पहुंच गया जहाँ ये किताबें रखी थी। उस पत्र की बदौलत मैंने ये साहसी कदम उठाया। उधर पैलेस में लूकस का नाम मिलने पर हंगामा हो जाता है। पैलेस की मेड आपस में बात कर रही है। वो कहती है कि ओ माय गॉड, लूकस कहाँ चला गया है? अभी वो बहुत छोटा है लेकिन हर दिन वो ऐसे ही कहीं अकेला चला जाता है। दूसरी मेड कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी लूकस मैजिक का यूज नहीं कर सकता, वो कहीं भी मिलता है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। फिर वो मेड्स जाने लगती है। वो आपस में कहती है कि क्या तुमको आजकल जमीन में बहुत ज्यादा कंपन महसूस नहीं होती है? दूसरी मेड कहती है हाँ, हो सकता है कि कोई अपना मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा हो। भाई फिर वहाँ दिखाया जाता है कि लूकस पैलेस के नीचे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपना एक पंच दीवार पर मारता है जिसके दीवार पर उसका हाथ छप जाता है। उसने वहाँ पर अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी भी ढूंढ ली है जिसका उसके फादर ने पत्र में जिक्र किया था। फिर लूकस बताता है कि मैंने अपने कमरे के नीचे 6 महीने तक एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए खुदाई की है। मैंने उस जगह को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला एक पढ़ाई के लिए, दूसरा ट्रेनिंग एरिया के लिए, तीसरा एक रूम में मैंने स्टोरेज के लिए रखा है और चौथा मैंने बाथरूम के लिए रखा। लेकिन मैंने अपना पूरा सारा पैसा उपकरणों को खरीदने में लगा दिया, इसीलिए मुझे बस एक टब से ही काम को चलाना पड़ा। और फिर जब से मैंने मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का काम पूरा किया तब से मैं वहाँ पे हर दिन छुप कर ट्रेनिंग करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि अब प्रेजेंट डे में वो ट्रेनिंग रूम की हालत क्या है। लूकस ने अपना पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर करके उसको पंचिंग बैग को दबा दिया है। वहाँ वो सभी इक्विपमेंट रखे हैं जो मार्शल आर्ट में यूज होते हैं। और फिर लूकस औषधि गुणों से भरपूर पानी को गर्म करके उस पानी से नहाता है। उस पानी से नहाने पर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का सबसे कारीगर तरीका है। और फिर लूकस कहता है मैंने कियोटिक टेम्परिंग टेक्निक नामक एक बुक को पढ़कर अपनी ट्रेनिंग चालू की थी जो मुझे उस लाइब्रेरी में मिली थी। आज इस ट्रेनिंग को शुरू हुए 3 साल हो गए हैं। और फिर लूकस उस पानी से बाहर आता हुआ कहता है कि अब तो ऐसा हो गया हूँ कि कोई भी 5 लेयर का मैजिक अटैक से मुझे जरा सा भी स्क्रैच नहीं लगेगा। अब मेरी बॉडी डिफेंस के लिए बिल्कुल शेप ले रही है। लेकिन मैं मेरे यदि अटैक की बात करूँ तो, और भाई लूकस अपनी स्वॉर्ड को खोलता है और साई साई करता हुआ स्वॉर्ड को चलाता है। वो वहाँ जमकर प्रैक्टिस कर रहा है, कभी स्वॉर्ड को लेकर कभी स्पेयर को लेकर। वो बहुत फास्ट चलाता है। वो वहाँ पड़े प्रैक्टिस डमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर में लूकस ने अपना स्पेयर का लेवल 4 कर लिया है। लूकस कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रैक्टिस कल करूंगा। मेरे स्किल्स काफी इंप्रूव हो गए इन 9 सालों में, लेकिन
लेकिन मुझे बस एक बात बहुत परेशान कर रही है। किताबों के अनुसार कोई मार्शल आर्ट एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर वो एक बहुत कठिन सीमा तक पहुंच जाता है और उस कठिन सीमा को पार करने के लिए एकमात्र तरीका ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि इस ज्ञान को प्राप्त करना इतना कठिन है कि अधिकांश लोग हार मानकर छोड़ देते हैं। बस यही कारण है कि इस मार्शल आर्ट की कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता, फिर चाहे क्यों ना ये मैजिक से भी कम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से अलग हूँ, मैं उन लोगों में से जो हार नहीं मानते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग लगातार करता रहूंगा चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। भाई लूकास इतना खतरनाक प्रैक्टिस कर रहा है कि उसके सामने एक बड़ा सा पंचिंग बैग है, उसको भी वो पंच मार मार कर फाड़ देता है। उसके पंच में इतना पावर है कि अब उसके पंच का लेवल 5 हो गया है। लूकास कहता है कि मेरा लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और फिर बताया जाता है कि कौन कौन से स्किल्स लूकास के पास में है और उनका लेवल क्या है। और भाई हम लोग लूकास के लेवल की बात करें तो उसके पास में है क्विक ड्रॉ प्रेस लेवल 9, क्लाउड ब्रेसिंग स्विफ्ट थंडर स्पेयर लेवल 3, ओरा स्लेश लेवल 4, क्रिटिकल आर्मर प्रेसिंग स्वेट लेवल 4, टेम्परिंग टेक्निक लेवल 4, क्लाउड टर्निंग सी, ओवर टर्निंग पाल्म लेवल 4, हाई लेवल एक्सप्लोसिव लेवल 5। और भाई इन सबको मिलाकर डिवाइन ब्लेसिंग कहते हैं। तभी घड़ी अलार्म बज जाता है। लूकास कहता है कि अरे अब तो मेरा टाइम हो गया है, अभी ये मेरा टाइम है फैमिली टाइम, अब मैं अपनी फैमिली के साथ में डिनर करूंगा। और फिर लूकास चुपचाप अपने खिड़की से कूदकर अपने पैलेस में एंटर हो जाता है। वहाँ सभी फैमिली वाले लंच टेबल पर लूकास का इंतजार कर रहे हैं। लूकास की बहन जूलिया लूकास को बुला रही है। लूकास के फादर लूकास को कहते हैं कि लूकास हमको मिले हुए 6 महीने बीत गए हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बैठो। लूकास कहता है जी फादर। फिर लूकास के फादर लूकास को बताते हैं कि एलन मैजिक एकेडमी एक स्पेशल मार्शल आर्ट कोचिंग ओपन कर रही है, मैंने तुम्हारा नाम ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिया है। वहाँ पर लूकास का सौतेला भाई जेरमी बैठा हुआ है, वो लूकास को देखकर मुंह फेर लेता है। लूकास के फादर कहते हैं कि लूकास तुम, मुझे पता है कि मार्शल आर्ट बहुत कठिन है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे लूकास। अगले हफ्ते एंट्रेंस एग्जाम चालू होने वाले हैं तो तुम अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो। लूकास कहता है ठीक है फादर और थैंक यू फादर। और भाई लूकास ने चम्मच को एक स्वेट की तरह पकड़ा हुआ है। वो कहता है मैं चाहे किसी भी दुनिया में रहूं, मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अलग नहीं दिख सकता, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। इतने में वहाँ पर जूलिया अपने हाथ खड़ा करके कहती है कि फादर मुझे भी भाई के साथ में मैजिक एकेडमी ज्वाइन करना है। जूलिया को फादर समझाते हुए कहते हैं हाँ बेटा, लेकिन तुम एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी सिर्फ 11 साल की हो, तुम्हारी उम्र अभी वहाँ पर इनरोल करने की नहीं हुई है। फिर जूलिया कहती है लेकिन फादर उनके यहाँ पर एक इलाइट क्लास भी है, उसमें कोई भी उम्र का बच्चा जा सकता है, वहाँ उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है। फिर जूलिया एक लिफाफा फादर की ओर खसकाती हुई कहती है कि एक्चुअली मेरे को तो वहाँ से ऑलरेडी ऑफर आया है कि आप हमारे यहाँ पे इलाइट क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फादर उस लेटर को पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ इसमें लिखा तो है। फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा उस एकेडमी तक पहुँच गई है जूलिया। फिर जूलिया की माँ कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे लगता है कि भविष्य में हम रयान फैमिली में काफी ग्रेट मैजिशियन देखने को मिलने वाले हैं। लूकास जूलिया को देखकर कहता है क्या बात है जूलिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सामने से सब बातें वो सौतेला भाई जेरमी सुन रहा था, वो बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ ये दोनों कैसे एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, लेकिन जूलिया का तो ठीक है, लेकिन ये लूकास को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? यदि उसे एलन मैजिक एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है तो इससे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतने में वहाँ पर पास में बैठी हुई जेरमी की माँ, जो लूकास के फादर की सेकंड वाइफ है, इसका नाम जेसिका रयान है, वो अपने बेटे जेरमी की शर्ट खींचकर कहती है कि शांत रहो, तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता नहीं है कि जरूरी हो कि वो एंट्रेंस पास कर जाएं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब लूकास और जूलिया को एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है। एक हफ्ता बीतने के बाद में रयान फैमिली की हेड और उनकी वाइफ अपने दोनों बच्चों लूकास और जूलिया को मैजिक एकेडमी के लिए एंट्रेंस के एग्जाम के लिए छोड़ने जा रहे हैं। लूकास की माँ थोड़ी सहमी होकर बच्चों को कहती है लूकास और जूलिया तुम दोनों अपना ध्यान रखना, जब तुम दोनों अच्छे से एग्जाम देकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा खाने को ले आऊंगी। और हाँ, वो तुम दोनों के लक्की कॉइन्स ले जाना मत भूलना जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिए थे। फिर दिखाया जाता है कि वो लक्की कॉइन्स लूकास के फादर को कैसे मिले थे। लूकास के फादर दोनों बच्चों को समझा रहे हैं ये सिक्के बुवन राजवंश के हैं, इनको लक्की इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी वजह से 10,000 साल पहले राजवंश एकजुट हुए थे। ये सिक्के मुझे जादुई राक्षस को वश में करते समय मिला था। इन सिक्कों को जब तुम देखोगे तो सामने की तरफ सम्राट मार्स का फोटो और उनका नाम छपा हुआ है, और जब तुम सिक्के को पलटकर देखोगे तो उसके पीछे जो सम्राट मार्स ने हथियार उपयोग किए थे उनके चित्र बने हुए हैं। लूकास सिक्कों को देखता है, वो सोचता है ये मंगल ग्रह, ये चेहरा तो सिक्के में छपा हुआ है, इस चेहरे को तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। और फिर लूकास के फादर कहते हैं कि इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखना। और फिर वहाँ दिखाया जाता है कि लूकास के फादर और माँ दोनों ही गेट पर खड़े हैं, वो अपने दोनों ही बच्चों को बड़े ही प्यार से गुड लक बोल रहे हैं। उधर लूकास अपने हाथों में वो सिक्का लेकर उसे देख रहा है और कहता है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे उस जन्म में भी और अब इस जन्म में भी कितना अच्छा परिवार मिला। फिर दोनों भाई बहन अपने माँ बाप को बाय बोलकर एग्जाम देने जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो अपने रॉयल कोच के साथ में कहीं खड़े हुए हैं, उनके साथ में फोर्डन जो उनको छोड़ने जा रहा है वो भी उन्हीं के साथ में है, और उनके साथ साथ में सारे होली नाइट्स भी है। वो कहते हैं अब जल्दी सूरज डूबने वाला है, हमें यहाँ कहीं और साफ सुथरी जगह पर चलना चाहिए। फिर फोर्डन एक जगह कैंप फायर जलाकर उसमें खाना पका रहा है, और खाना पकाते पकाते कहते हैं कि यदि हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं तो डाकू टाउन में हम लोग शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे जहाँ एलन मैजिक एकेडमी है। जूलिया कहती है अरे वाह, हम लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर जूलिया फोर्डन से पूछती है कि क्या डाकू टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग करने को है? फोर्डन बताता है अरे वहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं डाकू टाउन की बात करूँ
तो सबसे पहले वहाँ बसंत ऋतु में होने वाला हर साल मैजिक डॉट्स बॉल टूर्नामेंट आता है। जूलिया कहती है ओ अच्छा। फिर फोर्डन और बताता है कि इसके अलावा वो टाउन बहुत शानदार और लजीज खानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जूलिया खाने का सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उधर लूकस कहता है जूलिया तुम्हारे मुंह में से तो पानी टपक रहा है खाने का सुनकर, है ना? जूलिया हंसती है। फिर फोर्डन कहता है कि इसके अलावा, और इतने भाई लूकस को कुछ फील होता है। वो बहुत ध्यान लगाकर अपने सुपर शार्प सेंस से कुछ सुनता है। फिर वो कहता है कि यहाँ कुछ 2 किलोमीटर पर 12 घोड़ों के साथ में 13 लोग बहुत फास्ट गुजर रहे हैं। फिर लूकस फोर्डन से पूछता है कि क्यों फोर्डन, मुझे कुछ याद आया कि इस इलाके में डाकुओं का बसेरा है ना? फोर्डन कहता है हाँ, लेकिन हमारा उनसे सामना होना बहुत कम चांसेस है। फिर लूकस कहता है कि मुझे केयोटिक टेम्परिंग टेक्निक ने केवल मुझे स्ट्रॉन्ग डिफेंस और हीलिंग ही नहीं दिया, उसके अलावा मुझे सुपर शार्प सेंस भी प्राप्त हुआ जिससे मैं आसपास की चीजों को महसूस कर सकता हूँ। हम 5 लोग हैं, उनमें से एक हमारे साथ में मेरी छोटी बहन भी है, इसे हमें बहुत जवाबदारी और सावधानी से संभालना होगा। और फिर अचानक लूकस खड़ा हो जाता है और फोर्डन को कहता है कि एक मिस्टीरियस ग्रुप बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, हमें कुछ न कुछ प्लान करना होगा। उधर ये सब सुनकर होली नाइट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, यहाँ तक यहाँ तो सब कुछ सुना है, एक चिड़िया तक की आवाज नहीं आ रही है। फिर ये मास्टर लूकस किस चीज की बात कर रहे हैं? और भाई यहाँ फाइट की फुल तैयारी हो जाती है। अब ये फाइट होने वाली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्डन सबको बोल रहे हैं तुम लोगों ने सुना कि नहीं, मास्टर लूकस ने क्या कहा, सभी अपने अपने वेपन्स तैयार कर लो। फोर्डन ने भी अपना स्वॉर्ड को निकाल ली है। फिर फोर्डन सोचते हैं कि पता नहीं, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मास्टर लूकस को ये सब कैसे पता लगा, लेकिन जो भी हो हमें सेफ रहना जरूरी है। और भाई साहब लूकस को जिस चीज का फील हुआ था थोड़ी देर बाद वो हकीकत में बदल गया। सामने से डाकुओं का ग्रुप आता हुआ नजर आ रहा है, वही घोड़ों के साथ में। ये सब देखकर होली नाइट्स हैरान है कि अरे ये क्या हुआ, क्या ये एक मजाक था? वो देखो सामने से सच में डाकुओं का ग्रुप आ रहा है। वो बैंडिज के ग्रुप में से 2 डाकू आपस में बात कर रहे हैं कि वो देखो हमारे सामने और भी शिकार है। हमारे बॉस ने सही कहा था कि एलन मैजिक एकेडमी के एग्जाम के टाइम पर ये एरिया काफी अमीर लोगों से भरा पड़ा रहता है। फिर वो बैंडिज जूलिया को देखकर कहते हैं अरे वो देखो वो छोटी बच्ची को, वो तो बहुत हाई प्राइस में बिकेगी, और उसके साथ में वो खड़ा वो लड़का, वो भी बहुत सही लग रहा है। हमारे पास में ऐसे कई ग्राहक है जिनके बीच में वो लड़का बहुत लोकप्रिय लगेगा। उधर से फोर्डन उन बैंडिज को धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि हम जैसे रईसों से पंगा लेने वालों को क्या हार्श होता है? उनमें से उन सब बैंडिज का लीडर कहता है अरे हम रईसों की क्यों परवाह करें। फिर वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि उन दोनों बच्चों को छोड़कर इन सबको मार डालो। और वहाँ बहुत शानदार फाइट चालू हो जाती है। सामने बैंडिज के पास में घोड़े हैं, इधर लूकस की टीम के पास भी घोड़े हैं। फोर्डन अपने घोड़े पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लूकस कहता है फोर्डन मैं आपको पीछे से बैकअप देता हूँ। उधर से बैंडिज का लीडर अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है। फोर्डन और लीडर की स्वॉर्ड आपस में टकराती है, उनके बीच अच्छी खासी फाइट चल रही है। होली नाइट्स भी अपना काम कर रहे हैं। एक होली नाइट्स ने अपने स्पेयर से एक बैंडिज को मारकर उसकी आंखें फोड़ दी है। इधर फोर्डन भी अपने फुल फॉर्म में है, वो अपनी स्वॉर्ड से बैंडिज को काटे जा रहे हैं। उधर जूलिया भी अपने मैजिक से बैंडिज को मार रही है। फोर्डन जूलिया को कहते हैं जूलिया इन बैंडिज को मेरे हवाले कर दो। फोर्डन सबकी गर्दन काटे जा रहे हैं, वहाँ ब्लडी ब्लड उड़ रहा है। वो लूकस को कहते हैं कि मास्टर लूकस जूलिया को लेकर यहाँ से भागो। इतने में वहाँ पर लीडर के दोस्त ने सभी होली नाइट्स को अपने मैजिक से जला दिया है। ये देखकर फोर्डन कहता है कि क्या इनके साथ में कोई मैजिशियन भी है? फिर फोर्डन चिल्लाता हुआ कहता है तुम दोनों जंगल की तरफ भागो। और भाई बस यही मौका देखकर एक बैंडेज अपनी स्वॉर्ड से फोर्डन को घायल कर देता है। उधर लूकस और जूलिया जंगल की झाड़ियों में छुप जाते हैं। इधर फोर्डन को सभी बैंडेज घेर लेते हैं। फिर वो बैंडेज लीडर का दोस्त कहता है कि कमीने तूने मेरे दोस्त को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर जलाकर राख बना दूंगा। फोर्डन दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि तू कुछ भी कर ले, मैं मेरा पूरा फर्ज निभाऊंगा, मास्टर लूकस और जूलिया की रक्षा करूंगा, चाहे फिर मुझे मेरी जान क्यों ना देना पड़े। उधर ये सब लूकस छुप कर देख रहा था। वो कहता है कि फोर्डन के पास में सिर्फ 2 लेवल का मार्शल आर्ट्स है, वो बिल्कुल भी इस मैजिशियन का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मेरी असली ताकत छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन फोर्डन ने मेरा बचपन में बहुत ख्याल रखा है। मेरे माता पिता के अलावा वही थे जिन्होंने मुझे पाला है। उन्होंने हमेशा अपने कंधों पर बैठाकर मुझे घुमाया है। जब मुझे नींद नहीं आती थी तो वही एक थे जिन्होंने मुझे स्टोरी सुना कर सुलाया है। मैं ऐसे चुपचाप खड़ा होकर अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि अब मुझे मेरी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। फिर भाई हमारा हीरो लूकस अपना पंच तैयार करते हुए जूलिया को कहता है कि जूलिया तुम यहीं छुपी रहना, मैं जा रहा हूँ फोर्डन की मदद करने। और भाई लूकस ने अपनी पोजीशन ले ली है। वो सभी लाशों के बीच में से कूदता हुआ बिजली की रफ्तार से भाग रहा है। इतने में फोर्डन ने भी फिर से फाइट चालू कर दी है, लेकिन फोर्डन को काफी चोट लगने के कारण उनका काफी ब्लड बह गया है। वो अचानक नीचे बैठ जाते हैं। मौका देखकर एक बैंडेज छलांग लगाकर अपने स्वॉर्ड को फोर्डन के कंधे पर मारने वाला ही होता है, लेकिन फिर वहाँ अचानक ऐसा होता है कि वो बैंडेज की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। वहाँ किसी को कोई नजर नहीं आता। सभी बैंडेज देखकर बोलते हैं अरे क्या हुआ अचानक, किसी ने कुछ देखा है कि नहीं? और भाई फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। लूकस ने अपनी वाइंड ओरा को छोटे पत्थरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट किया और अगले ही पल उसने अपना गेल स्ट्राइक एक्टिव किया और फिर वो छोटे छोटे पत्थर हवाओं को चीरते हुए एक डेडली बुलेट की तरह उन बैंडेज की तरफ शूट हो गए, जिससे एक के बाद एक बैंडेज के सिर के आर पार होते चले गए और बैंडेज वहीं ढेर हो गए। लूकस कहता है कि वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सिर्फ फन के लिए पक्षियों का शिकार किया और ये गेल स्ट्राइक का लेवल 4 कर लिया, जिसकी बदौलत ये बैंडेज को धड़ाधड़ में गिरा पा रहा हूँ। उधर अपने आदमियों की लाशों को देखकर वो लीडर का दोस्त कहता है डैम इट, ये क्या हुआ, ये किसने किया है, ये सब कैसे पल भर में मारे गए? और फिर वो गुस्से में कहता है ओल्ड मैन मैं तुम्हें अपने साथ ले
लेके जाऊंगा। वो अपना मैजिक चलाता है। फॉर्डन कहता है ठीक है मेरा तो, लेकिन अब तो मेरी हालत कुछ भी सामना करने की नहीं है और जिसने भी मेरी मदद की है उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि कम से कम दोनों बच्चे तो बच गए। और फिर फॉर्डन ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया करता है, लेकिन उसके सामने हवा में उड़ता हुआ हमारा लूकस दिखता है। वो बहुत हैरान है, उसकी खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं। वो कहता है तुम मास्टर लूकस। उधर जब तक लूकस ने उस बैंडिट की फायर बेल की धजिया उड़ा दी है, वो बैंडिट भी हैरान है और कहता है कि मेरी फायर बॉल कैंसिल कैसे हो गई। सामने उसके लूकस खड़ा है। वो बैंडिट कहता है कि कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैं दोबारा अटैक करता हूँ, देखता हूँ इस बार कैसे रोकोगे। उधर से लूकस अपना पावर पंच लेता हुआ कहता है तू तो अब गया। और भाई जैसे ही उसको लूकस का पावर पंच लगता है, वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं लगता और सिर्फ उसका खून की बूंदे वहीं रह जाती है। फॉर्डन लूकस को पूछते हैं ये तुमने कैसे किया। एक युवा लड़के ने एक हाई लेवल के मैजिशियन को पल भर में मार डाला, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा ना सुना था। लूकस कहता है कि इसको कहते हैं मार्शल आर्ट, आपके हिसाब से मैं सीखा कि नहीं। और इतने में उनके पीछे से जूलिया की आवाज आती है। वो चिल्लाती है भाई। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उनको कुछ अजीब सा दिखता है और जब लूकस अच्छे से पीछे देखता है तो उसके सामने बहुत खतरनाक मॉन्स्टर नजर आता है। वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। उस मॉन्स्टर का चेहरा एक कंकाल के रूप में है। लूकस उसको देखकर कहता है कि बस इसकी ही कमी थी, मर गए। मैं जूलिया को इतना भयानक राक्षस देखने नहीं दे सकता, वो अभी छोटी है, मुझे कैसे भी करके इसको खत्म करना होगा। तभी लूकस एक्शन लेते हुए गेल स्ट्राइक को एक्टिव करके उसके सिर पर पत्थर से अटैक करता है और उसके पास में जाकर अपना थंडर पंच उसके मुंह में दे मारता है। मॉन्स्टर उस पंच से बौखला जाता है और बहुत खतरनाक गुस्से में आकर बड़ी जोर से चिल्लाता हुआ अपने पूरे शरीर से बड़ी बड़ी चेन निकालता है। भाई भाई ये कैसा मॉन्स्टर है, क्या इसका नाम चेनसो है, क्या ये डीवीडी गेम से लिया गया है। वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी बड़ी चेन बाहर निकालता है। लूकस ये देखकर कहता है ये क्या है, क्या कर रहा है ये। वो मॉन्स्टर अपनी चेन के जरिए सभी लाशों से ब्लड चूस रहा है। उस मॉन्स्टर की एक आंखों में कुछ चमकता है। ये देखकर लूकस कहता है कि क्या इस मरे हुए मॉन्स्टर को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। उस मॉन्स्टर के मुंह से बड़ी बड़ी चेन बाहर आ रही है। लूकस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मॉन्स्टर लूकस के सामने खड़ा हो जाता है। लूकस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यदि मेरे रेगुलर अटैक्स मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके लिए बहुत स्पेशल कुछ लाना पड़ेगा और वो स्पेशल चीज ये है। और भाई लूकस अपना स्पेशल एक्सप्लोसिव ओरा पाम जनरेट करता है। उधर वो मॉन्स्टर हंसे जा रहा है, इधर लूकस उस मॉन्स्टर के पास में जाकर एक्सप्लोसिव ओरा से उस पर अटैक करता है। वो अटैक इतना भयानक था कि वो मॉन्स्टर वहीं जलकर राख बन जाता है और वो राख हवा में उड़ जाती है। इधर हमारा हीरो अपना पोस्ट लेकर खड़ा है। थोड़ी देर के बाद में लूकस थककर बैठ जाता है। इतने वहाँ पर जूलिया की आवाज आती है। जूलिया चिल्लाती हुई लूकस के पास आ रही है, बड़े भाई। लूकस भी जूलिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जूलिया लूकस के पास आकर कहती है बड़े भाई आपने तो कमाल कर दिया, मुझे पता नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आपने तो ये सब डाकुओं को पल भर में खत्म कर दिया। इतने वहाँ पर एक घोड़ा हिनता हुआ आता है। उस घोड़े के ऊपर व्हाइट कपड़ों में मुंह बंधा हुआ, हाथ बंधे हुए एक लेडी लटकती हुई आती है। लूकस देखकर सोचता है ये कौन है और भाई फिर स्टोरी सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ वहाँ दिखाया जाता है उस खून चूसने वाली विलन लेडी को। वो खाने में पीने में सिर्फ ब्लड का ही सेवन करती है। भाई मैंने ये जरूर सुना था कि तंबाकू का सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन भाई इसमें तो ये लेडी भाई खून का तो शरबत बना बना कर पिए जा रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। वो अपना शरबत पीती हुई कहती है ओ तो हमारा 44 नंबर भी एलिमिनेटेड हो गया, लेकिन इसको एलिमिनेटेड किसने किया, ये कारनामा किसने कर दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी खुद की पावर को कैसे भी करके रिस्टोर करना होगा। उधर लूकस को भी वहीं पर रात हो जाती है। उनके पास में जो लेडी घोड़े पर लटक कर आई थी उससे जूलिया बात कर रही है। जूलिया उससे बोलती है ओ अच्छा तुम्हारा नाम माया रस्टा है। इतने में वहाँ पर फॉर्डन बोलते हैं कि माया, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है पर याद नहीं आ रहा है कि ये कहाँ सुना है। यही चीज जूलिया भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम मैंने कहीं सुना है। फिर लूकस कहता है कि आप सबको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि माया की फैमिली का घर और हमारा रेयान फैमिली का घर पास पास में ही है जो एक डाकू राउंड में है। जूलिया कहते हैं ओ हाँ भाई आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जूलिया माया से पूछती है कि तुम उन बैंडिट्स के शिकार कैसे हो गई। माया सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर वो बताती है कि अभी कुछ घंटों पहले बैंडिट्स अचानक हमारे पास आ गए और हम जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी पर उन्होंने हमला कर दिया। हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले उन लोगों ने गार्ड्स को मारना चालू कर दिया और फिर एक के बाद एक गार्ड्स को उन्होंने मार दिया। उसी में मेरी एक मेट को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने उसको भी बेरहमी से मार डाला। मैंने उनसे बहुत कहा कि हमें छोड़ दो लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने उनको ये भी बताया कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उनका तो बस एक ही काम था, हम जैसे बड़े घरों के बच्चों को किडनैप करके उनको बाहर भेज देना। और फिर ये सब बताकर माया रोने लगी। जूलिया उसको समझाती हुई कहती है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब तो सारे बैंडिट्स मारे गए हैं। उधर ये देखकर लूकस सोचता है कि माया बहुत डर गई है। फिर वो माया और जूलिया को कुछ खाने को देता हुआ कहता है कि तुम दोनों अब आराम से रेस्ट करो। और फिर फोर्डन और लूकस कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। लूकस कहता है कि फोर्डन आपको क्या लगता है माया जो कह रही है इसमें आपकी क्या राय है। फोर्डन कहता है लूकस देखो माया के कहने के मुताबिक मुझे लगता है कि वो बैंडिट सभी प्रोफेशनल बैंडिट्स थे और उनके टारगेट मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ बड़े घरों के बच्चे ही है। लूकस कहता है हाँ और सबसे बड़ी बात वो है कि बैंडिट मैजिक भी यूज करना जानते हैं और बहुत जरूरी बात ये है कि मृतक को भी वो अपने पावर से कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सबके पीछे और कोई भयानक डेमन है जो ये सब कर रहा है। लूकस की बात सुनकर फोर्डन कहते हैं कि इस हिसाब से तो मुझे इन सब की रिपोर्ट मास्टर को देना पड़ेगी, तो आप टेंशन मत लो यंग मास्टर लूकस। और यदि हम लोग माया की फैमिली को उसकी सिचुएशन के बारे में बताएंगे तो
तो वो लोग भी जरूर हमारी मदद करेंगे। लूकस कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो फोर्डन, मेरे पास एक सजेशन भी है आगे यदि कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और भाई ये सब बातें करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन सभी लोग कारमीना एम्पायर डाकू टाउन की बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते से ही जूलिया पूछती है कि क्या हम लोग डाकू टाउन में रुकने का और यहाँ घूमने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। लूकस कहता है हाँ, क्योंकि हो सकता है कि जो कल हमारी बैंडिट से झड़प हुई थी, हो सकता है कि उनमें से कुछ बैंडिट्स यहाँ पर डाकू टाउन में छुपे हो, इसीलिए हम सेफ्टी के लिए यहाँ ना रुकते हुए सीधा मैजिक एकेडमी की तरफ बढ़ेंगे। ये सुनकर जूलिया दुखी हो जाती है। वो मुंह लटका कर कहती है ओके। फिर उसको लूकस समझाते हुए कहता है कि जूलिया प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सब तुम्हारे और माया की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। माया कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई जूलिया अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। लूकस को निराशा से देख रहा है। वो सोचता है कि इसको अब कैसे समझाऊं। फिर लूकस स्माइल करता हुआ कहता है अच्छा सुनो जूलिया, तुमको इस शहर का मशहूर खाना खाना था ना, तुम उस गली में जाना चाहती थी ना, अभी हम वहाँ से गुजरेंगे ना तो मैं तुम्हारे लिए जो भी तुम कहोगी वो खाने के लिए चीज खरीद लूंगा। बस जूलिया सुनकर खुश हो जाती है। वो बोलती है पक्का ना भाई, थैंक यू। ये सब देखकर माया कहती है अरे वाह क्या बात है, आप दोनों में आपस में कितना प्यार है। इतने में फोर्डन कहता है कि हम लोग शहर के अंदर आ गए हैं, यदि आप लोग शहर को देखना चाहते हैं तो खिड़की खोलकर देख लीजिए। लूकस और जूलिया खिड़की के बाहर देख रहे हैं। वो डाकू टाउन शहर को देखकर बहुत खुश है। वहाँ एक मार्केट लगा हुआ है, वहाँ बहुत से लोग कोई परचेसिंग में लगा हुआ है, कोई ऐसे ही घूम रहा है, कोई अपने बच्चों को शहर दिखा रहा है। वहाँ लूकस कहता है कि तो मतलब शाही राजधानी के बाद ये सबसे बड़ा शहर है। माया भी देख रही है। वो कहती है कितना सुंदर शहर है ना। लूकस थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचता है। वो कहता है कि ये शहर सेम उस शहर जैसा है जब मैं पिछली लाइफ में जहाँ रहता था। वही बड़े बड़े घरों के बीचों बीच में सड़क निकल रही है, वही मार्केट लगा हुआ है और शहर के बीचों बीच बहुत सी खाने पीने की शॉप्स आ रही है, कहीं कुछ खाने को मिल रहा है। लूकस सभी के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है। जूलिया और माया खाकर मजे उठा रहे हैं। लूकस उनको देखकर बहुत खुश हो रहा है और फिर उनकी गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद में रुक जाती है। उनकी गाड़ी एक गेट के पास खड़ी है। फोर्डन उतरकर कहता है कि इसके आगे मैं आप लोगों के साथ में नहीं चल सकता, आप लोगों को यहाँ से अकेले ही जाना होगा, पर आप लोग अपना ध्यान रखें। लूकस कहता है फोर्डन आप टेंशन ना लो, मैं जूलिया का बहुत ध्यान रखूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। जूलिया कहती है हाँ बिल्कुल भाई, आप मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं आपको करूंगी। लूकस कहता है हाँ बिल्कुल मेरी जीनियस मैजिशियन। उधर भाई फोर्डन इमोशनल हो गया है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इधर माया थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती हुई लूकस को देखते हुए कहती है लूकस की बहन उसके साथ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कितना इंटरेस्टिंग बंदा है ये। चलते चलते माया कहती है कि ये लोग दोनों कितने प्यारे हैं, मुझे इन दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई माया लूकस के साथ चलते चलते थोड़ा सा शर्मा रही है। उधर लूकस को तुरंत फोर्डन की बात याद आती है। वो लूकस को समझाता है कि याद रहे माया तुम्हारी फियांसी थी। तुम लोगों ने सुना? नहीं सुना तो फिर से सुना देता हूँ भाई कि याद रहे माया तुम्हारी फियांसी थी, तुम दोनों बचपन में बहुत क्लोज रहते थे, हमेशा काम साथ साथ करते थे, लेकिन जब प्रीस्ट ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया तो उस टाइम सब कुछ बदल गया। उसने तुमको देखकर अपना डिसीजन सुनाया कि तुम्हारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है और उसके इस फैसले ने तुम्हारी और माया की एंगेजमेंट भी तोड़ दी। भाई इसका मतलब ये है कि जो माया है ये हमारे हीरो लूकस की फियांसी है। तो भाई क्या होने वाला आगे पता नहीं। और फिर स्टोरी सीन चेंज होता है। वहाँ बताया जाता है कि एलन मैजिक एकेडमी जो साउथ में डाकू टाउन में बसा हुआ है, वहाँ पर एलन मैजिक एकेडमी 3 सबसे फेमस स्कूलों में से एक है। एलन मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कुछ रूल है, जैसे कि यदि आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो 1 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और फिर एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको और स्टूडेंट की योग्यता को देखकर उस बच्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में एनरोल किया जाएगा, जैसे कि द अर्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, वाइन डिपार्टमेंट और बाय वाटर डिपार्टमेंट। इसके अलावा यदि एलन मैजिक एकेडमी से 6 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्राप्त हो जाएगी और फिर आपको यहाँ से मैच के रूप में क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि अपनी बहन जूलिया के साथ में लूकस चलते चलते बातें कर रहा है। वो कहता है ये सच है कि यहाँ बहुत अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है यहाँ रहते हुए जरूरी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई 6 साल तक करे, यदि स्टूडेंट में टैलेंट है तो 6 साल से पहले भी यहाँ पर ग्रेजुएट हो सकता है। लूकस जूलिया को समझा रहा है, लेकिन जूलिया की नजर कहीं और पड़ जाती है। लूकस भी जूलिया को देखता है। फिर जूलिया कहती है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ ना भाई, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं माया के साथ में एंट्रेंस एग्जाम दे पाऊंगी, लेकिन उसने पहले ही आज सुबह एंट्रेंस एग्जाम दे दिया और वो अपनी फैमिली के साथ में एग्जाम देने आई थी। लूकस सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि माया उसकी फैमिली के साथ है, अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। फिर लूकस जूलिया को समझाता है कि जूलिया तुम दुखी मत रहो, जब हम दोनों एग्जाम देंगे और यदि हम सब पास हो जाते हैं तो हम क्लासमेट बन जाएंगे और फिर तुम माया के साथ में हमेशा रह पाओगी, लेकिन फिलहाल हमें हमारे एग्जाम की तारीख पर ध्यान देना होगा। जूलिया कहती है आप सही कह रहे हो बड़े भाई, अब ये रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहे हैं। इतने में वहाँ पर कुछ लोग बातें करते हैं। वो कहते हैं अरे वो देखो कितनी प्यारी गर्ल है ना, क्या ये भी एग्जाम देने आई है। अरे नहीं, उसकी उम्र तो देखो, वो सिर्फ 12 साल की दिख रही है। उसके भाई को देखो, वो बिल्कुल उसकी बहन जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत हॉट है यार। मुझे तो उसके भाई को देखकर जलन हो रही है, मुझे भी ना एक ऐसी छोटी सिस्टर चाहिए। इतने में वहाँ पर जूलिया को कोई रोकता है। जूलिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। जूलिया को एलन मैजिक एकेडमी की वाइस प्रेसिडेंट मीना रोक रही है, जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर भी है। वो जूलिया से पूछती है क्या तुम अपने बड़े भाई का चुपके से पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हो। जूलिया कहता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ एग्जाम देने आई हूँ मेरे बड़े भाई के साथ में। वाइस प्रेसिडेंट मीना सोचती है कि ये छोटी बच्ची एंट्रेंस एग्जाम देने आई है, क्या ये वही लड़की तो नहीं है जिसको डिपार्टमेंट की तरफ से एलाइट क्लास ज्वाइन करने का ऑफर भेजा था। फिर मीना जूलिया से पूछती है कि क्या तुम जूलिया हो जो रैन फैमिली से है। जूलिया कहती है हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता
पता है? मीना कहती है वो तुमको सब पता लग जाएगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन एरिया बता देती हूँ। वहाँ लूकास बहुत पीछे रह जाता है। जूलिया रुकती हुई कहती है, अरे रुको, अरे मेरे भाई को भी तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। मीना कहती है, ओ हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। फिर मीना लूकास को पूछती है, लूकास रन, जहाँ तक मुझे याद है आप यहाँ मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के लिए आए हो ना? और भाई लूकास के पीछे से कुछ लड़के लूकास की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम अभी भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कौन पागल है जो एलन मैजिक एकेडमी में आने पर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है? फिर एक और लड़का कहता है, अरे बस करो, वैसे देखा जाए तो एक मार्शल आर्ट एक मेज से थोड़ा बहुत ही तो अच्छा रहता है। लूकास सोचता है कि मेरे हिसाब से इन सब की घटिया सोच है और इस एलन मैजिक एकेडमी का यही हाल है। और यहाँ ये लोग जितने भी मेज है, इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि मार्शल आर्ट से ज्यादा बेहतर मेज रहता है। भाई ये सब सुनकर जूलिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर लूकास कहता है कि ये सब उन लोगों में से है जिनको सिर्फ मेज के बारे में ही पता है, मार्शल आर्ट के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता है। ये सब लोग उन हारे हुए मॉन्स्टर जैसे हैं जो फाइट करते वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग तो मेरे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। यदि मेरे माता पिता का मन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता। वो तो उनका मन है कि मैं यहाँ पढ़ाई करूँ, नहीं तो मैं इन सब के बीच और इस बेकार जगह पर कभी भी नहीं आता। उधर मीना ये सब सुन रही थी। वो कहती है, ओ नो, ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। लूकास प्लीज आप इन सबको इग्नोर कर दो और मेरे साथ आओ। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो फिर मैं आपको एग्जाम हॉल ले चलूंगी। फिर लूकास मन ही मन में कहता है कि सिर्फ यही एक लेडी है जो मुझे उन लोगों जैसा नहीं मानती है। लूकास कहता है, ओके थैंक यू, मैं आता हूँ। और सभी लोग रजिस्टर्ड एरिया में खड़े हुए हैं। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट मीना सबको बताती है, सभी स्टूडेंट चेक करें कि कौन कौन सा काउंसिल मेंबर है और उनसे आपस में संपर्क करें। ये है आप सभी लोगों के एम्बुलेंस, जिसको प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं। इसमें आप लोगों का एग्जामिन नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब आप सभी लोग एग्जाम हॉल में एंट्री लेंगे तो ये पहना हुआ हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम हम लोग 3 भागों में लेंगे। सबसे पहले हम लोग आप लोगों का मैजिक लाइट की हेल्प से ये देखेंगे कि आपके अंदर मैजिक की क्षमता कितनी है। उसके बाद हम लोग अलग अलग गुणों वाली स्पिरिट्स का यूज करके परीक्षण करेंगे और आखिर में एकेडमी आपको पावरफुल मैजिक की शक्ति को नापने के लिए एक टेस्ट लेगा। ये टेस्ट को हम लोग एक डमी के ऊपर करवाएंगे और यही प्रोसेस मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के लिए जो लोग आए हैं उन पर भी लागू होगा। और मैं साफ साफ बता देती हूँ कि इंटर एग्जाम सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम रहता है। ये सब सुनकर लूकास सोचता है कि ये तो इनकी बहुत गलत बात है। इन्होंने मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग से कोई एग्जाम भी नहीं रखा है। ऐसे तो कोई भी मार्शल आर्ट में जाने वाला फेल हो जाएगा। इनको इसके लिए अलग से एग्जाम रखनी चाहिए थी। इनके हिसाब से तो सब कुछ सेम ही है। चलो कोई बात नहीं। और भाई लूकास अपनी मुट्ठी बांध कर कहता है, मैं भी देख लूंगा। आज मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मार्शल आर्ट होता क्या है और इनको बताऊंगा कि मार्शल आर्टिस्ट की ताकत क्या है। और ये जो लोग मैजिक को ज्यादा पावरफुल समझते हैं ना, इनको भी आज बहुत कुछ पता लग जाएगा। और फिर भाई सभी लोग एग्जाम हॉल में है। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है और उस स्क्रीन से ही एग्जामिनर एग्जाम ले रहा है। वो कहता है, ठीक है, अब आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट चालू होने वाला है, सभी लोग तैयार रहें। आप लोगों को एक एक करके अपने हाथ मैजिक लाइट पर रखना है। और भाई सभी लोग एक एक करके अपना हाथ रखते हैं। और अब बारी आती है हमारी लूकास की। एग्जामिनर लूकास को बहुत तिरछी नजर से देख रहा है और कहता है कि मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा। ये 100 साल में से एक बार होने वाली घटना है। नहीं, ये तो हजारों साल में एक बार होने वाली घटना है जो एक मार्शल आर्ट ये टेस्ट देने वाला है। भाई वहाँ पर जैसे ही लूकास ने अपना हाथ उस मैजिक लाइट पर रखा, उसने ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ दिखाया कि लूकास में मैजिक का लेवल 0 है। सभी लोग लूकास पर हंस रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि एक मार्शल आर्ट को किसी भी डिपार्टमेंट में सफलता नहीं मिलने वाली। देखो तो सही, उसकी मैजिक लेवल 0 है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसका हाथ नकली हो। इधर लूकास निराश है। वो कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अब बारी आती है लूकास की बहन जूलिया की। और वो जैसे ही मैजिक लाइट पर हाथ रखती है, वो एक पर्पल कलर की हो जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान है। सभी कहते हैं, अरे वो देखो, उसकी लाइट पर्पल है। इसका मतलब ये है कि उसकी मैजिक की कैपेसिटी 10 में से 7 लेवल की है। मुझे लगता है ये इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट होने वाली है। उधर ये देखकर लूकास घमंड में बोलता है, अरे ये लोग तो बस इतने में ही आश्चर्य में है। अभी तो जूलिया का मैजिक बाकी है। इन लोगों को जूलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर लूकास जूलिया को कहता है, जूलिया तुमने अपना हाथ नहीं हटाना है, तुम बिल्कुल पीछे मत हटना। जूलिया कहती है, ठीक है भाई। उधर एग्जामिनर सोच रहा है कि जूलिया अपना हाथ कब हटाएगी। और फिर भाई उस लाइट ने अपना कलर चेंज कर दिया है। उसका कलर पर्पल से गोल्डन हो रहा है और उसका लाइट इतना बढ़ गया है कि सभी दूर उजाला ही उजाला हो गया है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा हैरान है। वो कहता है, अरे ये तो गोल्डन लाइट है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लेवल है 10 में से 10। ये तो मैंने 2 साल बाद अब देखा है। आज भी मुझे याद है 2 साल पहले भी हमारी एक स्टूडेंट को यही सुनहरा अवसर मिला था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा इस लड़की की उम्र तो बहुत कम है। ये तो बहुत छोटी है उस स्टूडेंट के मुकाबले। क्या गजब का टैलेंट है इस लड़की में। भाई जूलिया का मैजिक का कैपेसिटी लेवल मैक्सिमम है। ये सब खत्म करके जूलिया अपने बड़े भाई के पास में खुशी खुशी दौड़ती हुई आती है। वो चिल्लाती हुई आ रही है, बड़े भाई मैंने ये कारनामा कर दिखाया। लूकास कहता, हाँ जूलिया तुमने कर दिखाया। तुम एक दिन बहुत बड़ी आर्क मैच बनोगी। मैजिक की दुनिया में तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी बीच पीछे खड़े लड़कों में से एक लड़का कहता है कि बहन को तो देखो टैलेंटेड और भाई को देखो तो कचरे का डिब्बा। इतने में दूसरा लड़का उसका मुंह दबाता है। वो कहता है, भाई तू अब चुप हो जा यार, उनको परेशान मत कर, कुछ भी मत बोल, नहीं तो तू सोच ले हमारा क्या होगा। तूने देखा नहीं उसकी बहन का लेवल। ये सब लूकास ने सुन लिया था। वो उन लड़कों को जवाब देता हुआ कहता है कि जाओ और एंजॉय करो। किसी हारे हुए व्यक्ति की वजह से एक टैलेंटेड व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाना ठीक नहीं है। इतने में जूलिया कहती है कि यदि तुम लोगों ने मेरे भाई को अब परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तक
तक मैं इस स्कूल में हूँ तब तक मैं और मेरा भाई को कोई आँच नहीं आएगी, हम लोग यहाँ पर शांति से पढ़ सकते हैं। फिर लुकास कहता है कि आखिरकार 3 साल की मेहनत मेरी रंग लाई, जूलिया पर काम करके मैंने कोई गलती नहीं की, जूलिया के टैलेंट को और निखारने की वजह से अच्छा रिजल्ट आएगा, जिस स्किल पर मैंने काम किया था वो रंग लाया। फिर वहाँ पर अनाउंस होता है कि चलिए अब आप लोगों का सेकंड टेस्ट होने वाला है, सभी लोग स्पीड हट की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग वहाँ से स्पीड हट की तरफ बढ़ते हैं, लुकास और जूलिया भी जा रही है। अच्छा गाइस, मुझे ये लग रहा है कि जूलिया को मैजिक सिखाने वाला लुकास ही है, फिर हमें आगे पता लगेगा वो। तो भाई सभी एक नए हाल में आ जाते हैं, जहाँ सभी को कम्प्लीटिबिलिटी टेस्ट देना है। वहाँ सभी को बहुत से स्पीड हवाओं में उड़ते हुए नजर आते हैं। सभी लोग एक दूसरे को कह रहे हैं अरे वो देखो वहाँ क्या है। तभी सारे स्पीड जूलिया के आसपास उड़ने लग गए हैं और राउंड बनाकर घूम रहे हैं। ये सब देखकर एक स्टूडेंट कहता है अरे मुझे वाइन गोट ने 6 लेवल का ब्लेसिंग दिया है, तो भी एक भी वाइन स्पीड मेरे पास नहीं है। उस लड़की में ऐसा क्या है जो सभी स्पीड उसके पास में है? दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सभी स्पीड उसके पास उड़ रहे हैं। मुझे लगता है वो लड़की हर एलिमेंट में मैक्सिमम लेवल रखती है और इसी को कहते हैं टैलेंट, जो उस लड़की के पास में है। वो एक वाकई टैलेंटेड है, जो बहुत चौंका देने वाली बात है। उधर ये सब देखकर लुकास मन ही मन में मुस्कुरा रहा है और भाई क्यों ना मुस्कुराए, आखिरकार उसकी छोटी बहन हर चीज में आगे है। भाई यहाँ पर लुकास बहुत खुश है कि आज उसकी छोटी बहन ने उसका सिर गर्व से ऊपर कर दिया है। और फिर लुकास कहता है कि ये बहुत बढ़िया हुआ कि मेरी कस्टम स्किल जो मेज आर्ट है वो जूलिया के पोटेंशियल को सेफ्टी बूस्ट कर रही है। ठीक है जूलिया का लेवल 2 ही है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि इस इंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए इतना लेवल काफी है। और भाई वहाँ पर दिखाया जाता है कि जूलिया रेयान ने सभी एग्जाम में कम्प्लीटली हाईएस्ट मार्क्स 9.6 ऑब्टेन किए हैं। वहाँ सभी उसको लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। जूलिया अपने भाई के पास खड़ी है, तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि आप बहुत क्यूट हो, एक कहता है आप बहुत अमेजिंग हो, एक कहता है क्या हम आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ये सब देखकर जूलिया डर जाती है और ये कहती हुई अपने बड़े भाई को लिपट जाती है। बड़े भाई, लुकास नॉर्मल वे में कहता है अरे जूलिया क्या हुआ? जूलिया कहती है बड़े भाई ये सब कौन है, ये लोग मुझे सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत डराने वाली बात है। लुकास जूलिया के सिर पर हाथ रखकर कहता है देखो जूलिया इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब तुम खुद ही इतनी जीनियस हो कि आगे से ये सब तुमको अकेले ही संभालना है। आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ तुम अकेली रहोगी, तो अब से तुम इसकी आदत बना लो और खुद ही डिसीजन लेना सीखो। बिल्कुल ये भी मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, धीरे धीरे इन सब चीजों की तुम यूज टू हो जाओगी। जूलिया कहती है आप सही कह रहे हो भाई, अब मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी चीजें आएगी और फिर आपको भी तो मुझे प्रोटेक्ट करना है। लुकास कहता है ये हुई ना बात, चलो अब कैरी ऑन। फिर लुकास सोचता है कि मुझे ये नहीं पता था कि लोगों के घुरने से और ये सब करने से जूलिया परेशान होगी। हालांकि अभी के लिए मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना होगा, उसके दिमाग को मजबूत बनाना होगा। फिर वहाँ लोग और भी जूलिया के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा था कि ऐसी टैलेंटेड लड़की तो सिर्फ शाही खानदान की होगी, लेकिन फिर मैंने जब उसके भाई को देखा जो कुछ भी नहीं कर पाया तो सोचा नहीं लगता ही नहीं है कि ये लड़की भी शाही खानदान की होगी। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि वैसे उसके भाई का क्या स्कोर हुआ है? मेरे हिसाब से तो अभी तक उसका 0 है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में तो उसने 0 किया था। फिर वो जब सेकंड टेस्ट देने आ रहा था तो सभी स्पीड्स में अफरा तफरी मच गई थी, सभी स्पीड उसको यहाँ से बाहर करने के लिए छटपटा रहे थे और उससे डर कर भागने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। फिर वहाँ एक स्टूडेंट कहता है अरे वो तो ठीक है, अब ये सुनो, जब सेकंड टेस्ट खत्म हुआ था ना तो उसके बाद भी एक और हंगामा हुआ था। उसके भाई के बाहर जाने के बाद में अचानक फायर स्पीड की भुजा ऑटोमेटिक टूट गई थी। वो बहुत गुस्से में था, उसको देखकर सच में मैं तो डर गया था और डर के मारे मैं पेशाब कर देता। फिर एक स्टूडेंट समझाता हुआ कहता है नहीं तुमने शायद कुछ गलत देख लिया, स्पीड्स तो वो छोटे होते हैं। फिर वो कहता हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैंने कुछ गलत देख लिया। ये सब लुकास सुन रहा था। वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों ने सब कुछ देख लिया और इनको सब कुछ सच भी नहीं पता है। एक्चुअली जब सेकंड टेस्ट चल रहा था तो वहाँ फायर स्पीड्स भी थे और मुझे तो फायर गोड पसंद ही नहीं करते हैं और उन्होंने मुझे तो त्याग दिया है। अब हुआ ऐसा कि जब मैं यहाँ से जाने लगा तो फायर स्पीड्स का व्यवहार मेरे प्रति बहुत गुस्से वाला था और उस गुस्से में मैं जैसे ही यहाँ से जाने लगा और पलटा तो उन लोगों ने मेरे ऊपर स्पीड फायर कर दिया। उनके अंदर इतना घृणा भरी हुई थी कि वो मुझे यहाँ पर मार देना ही चाहते थे। फिर मैंने भी अपना गेल स्ट्राइक एक्टिव करके उस फायर स्पीड्स को दे मारा तो उसकी वजह से उसका एक हाथ टूट गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधारण फायर स्पीड मेरे सामने अपना एटीट्यूड और पावर को दिखाने का कोई भी अधिकार नहीं रखता। और फिर लुकास जूलिया का हाथ पकड़ के कहता है चलो जूलिया अब हम फाइनल टेस्ट पर चलते हैं और तुमको क्या लगता है जो फाइनल टेस्ट होने वाला है इसमें तुम फर्स्ट नंबर आ जाओगी? जूलिया कहती है कि भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बस इंसान को अपने हदी पार नहीं करना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। लुकास मन ही मन में कहता है कि मैं भी कोई सीरियस नहीं होने वाला हूँ जूलिया, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम क्या सोच रही हो और किस तरह से तुम मुझे प्रोटेक्ट करने वाली हो। और फिर सभी लोग फाइनल टेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे मेटल से बने हुए डमी रखे हुए हैं। फिर वहाँ पर वही स्टूडेंट बात कर रहे हैं, देखो वो लड़की भी आ गई यहाँ पर और इस बार मैं उसको फर्स्ट नहीं आने दूंगा, मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने सेकंड टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन कैसे हासिल कर ली, मैं आज पूरा गुस्सा इन डमी के ऊपर मारकर निकालूंगा। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तुमको सच में ऐसा लगता है कि वो लड़की इन डमी को तोड़ देगी? वो लड़का कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, भाड़ में जाए। वैसे मैं बताऊं ये जो डमी है ना एक बहुत स्पेशल धातु से बने हैं और इनके अंदर एक रक्षात्मक जादुई मंत्र का प्रभाव डाला गया है, वो भी किसी भी कोर्स रैंक के लेवल का आराम से अटैक सहन कर सकते हैं और वो तो फिर बहुत कम लेवल की है और उसकी एज भी बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोर्स रैंक के लेवल को आराम से अटैक कर पाएगी। उधर लुकास उन डमी को देख रहा है, वो कहता मेरे हिसाब से ये डमी बहुत काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लिए अच्छा मौका है मेरे लेवल 6 का स्किल को
रखने का। फिर वो जूलिया को कहता है कि इतने महंगे इक्विपमेंट का यूज करने का मौका मिलना इस हिसाब से हमारा स्कूल में आना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पीछे से एक लड़का लुकास को कहता है, ए दिखावा करना बंद कर। फिर वहाँ पर एक लेडी जोर से चिल्लाती हुई कहती है, ए सभी लोग लाइन में रहो। वो लुकास को कहते हैं, जिनके पास में कोई टैलेंट नहीं है वो सब पीछे जाओ। और जैसे वो लेडी की नजर लुकास की नजरों से मिलती है, थोड़ी देर के लिए वो स्टैंड हो जाती है और उसका हार्ट बीट बढ़ने लग जाता है। इतने वहाँ पर एक और लेडी की एंट्री होती है। वो लुकास को देखती है, फिर लुकास और जूलिया के पास जाती है। वो जूलिया से पूछती है, अच्छा तो तुम हो जूलिया जिसने हर टेस्ट को पास करके 9.6 मार्क्स लाई हो। वो लेडी अपनी आंखों से जूलिया को डरा रही है। जूलिया डर जाती है। वो बड़े भाई बोलकर लुकास से लिपट जाती है। लुकास कहता है, आपको दिख नहीं रहा है? वो डर रही है। वैसे आप है कौन? वो लेडी बताती है कि मेरा नाम एवा मिरांडा है, मैं डुके मिरांडा की ग्रैंड डॉटर हूँ। तो भाई लोग मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये है मिरांडा फैमिली की मेंबर जो नॉर्थन में बसा हुआ है। इनकी फैमिली सबसे बड़ी प्रतिष्ठित फैमिली में से एक है। इनका अच्छा खासा वहाँ पर एम्पायर बना हुआ है। अच्छा, इनका एक ऐसा वंश है जिसने एक महान जादूगर को जन्म दिया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लुकास की माँ है ना कैथरीन, वो भी इस मिरांडा फैमिली से ही बिलोंग करती है। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो जो लुकास की माँ है उसका भाई साइरन मिरांडा है, उसकी बेटी है। तो गाइस जिसको समझ में नहीं आया हो ये लुकास की कौन लगती है, ये जो एवा है लुकास की कजन सिस्टर है जो लुकास की मामा की बेटी है। अब भाई तुम लोग कहोगे ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा है ना, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं आम भाषा का यूज करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लुकास एवा से पूछता है कि एवा तुम कितने साल की हो गई हो? एवा गुस्सा करके रूडली जवाब देती है 14। फिर लुकास कहता है, एवा तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करो, हम लोग कजन है, हम भाई बहन है। एवा फिर भी लुकास की बात नहीं मानती। वो कहती है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरे कोई कजन भाई बहन है, तुम फालतू ही बोल रहे हो। और फिर एवा बोलती, अब इस आदमी की बेइज्जती कर दूंगी, तब इसको समझ में आएगा। और फिर एवा अपने मैजिक पावर से लुकास और जूलिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है, चलो अब मेरी बात मानो और फटाफट अपने कपड़े उतारो और खुद को मूर्ख कहो। अच्छा, यहाँ एवा को ऐसा लग रहा है कि लुकास और जूलिया ना कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों नॉर्मली खड़े रहते हैं। फिर एवा काली बिल्ली का रूप ले लेती है। लुकास उस पर हंसता है। लुकास कहता है, एवा ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम अपने ही फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो और तुमको इतना गुस्सा क्यों आ गया है? उस गुस्से में तुम यहाँ तक पहुंच गई हो? क्या तुमको अपनी फैमिली से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी नया इंसान देखे उसको सबक सिखाना चालू कर दो? एवा सोचती है ये तो मेरा बेस्ट मैजिक था, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया? लुकास उसको कहता है, एवा तुमको क्या लगा था तुम इतने कमजोर मैजिक से इतने स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल कर लोगी? इतने में वहाँ पर अनाउंस हो जाता है, लुकास रेयान नेक्स्ट आप हो, प्लीज प्रिपेयर रहो। लुकास कहता है, वो मुझे जाना होगा। फिर एवा जूलिया को धमकी देती है, ए जूलिया ज्यादा घमंड मत करो, तुम इससे पहले कि तुम फर्स्ट आओ इस टेस्ट में अपना बेस्ट देकर फर्स्ट आऊंगी। और वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। फर्स्ट रैंक पर जूलिया रेयान है और सेकंड रैंक एवा मिरांडा ने हासिल किया है। तो अब जो सेकंड रैंक पर है एवा मिरांडा की फाइट होगी जूलिया रेयान से। उधर लुकास कुछ सोचता है। वो कहता है, सॉरी एवा, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में जूलिया को हरा हुआ नहीं देख सकता। वो हमेशा फर्स्ट रही है और इस बार भी फर्स्ट रहेगी। लुकास जल्दी से जूलिया के पास जाता है। वो जूलिया को कहता है, जूलिया तुमको कुछ कैंडी खानी है? जूलिया कैंडी खाती है। वो मुंह बनाकर कहती है, भाई ये क्या था? और फिर जूलिया थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर उसको जोर जोर से खांसी चलती है। वो खांसते खांसते अपने भाई को कहती है, बड़े भाई आप बहुत झूठे हो, ये कोई कैंडी नहीं है, ये तो कोई कड़वी दवाई है। लुकास कहता है, हाँ मुझे पता है, ये एक स्पेशल मैजिक पोशन है जो बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसका असर तुमको जल्दी महसूस होगा। उधर लुकास का नाम अनाउंस होता है, लुकास रेयान आइए अब आपकी बारी है। लुकास जूलिया को कहता हुआ जाता है, इसके टेस्ट में मैं बाद में वर्क करूंगा। इधर जूलिया कहती है, भाई तुमने पहले भी यही कहा था, लेकिन मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक लुकास डमी के सामने पहुंच जाता है, वहाँ लुकास को एग्जामिनर कहता है, ठीक है तुम्हारा नंबर 5 है, अब तुमको इस डमी पर अपने फुल पावर से अटैक करना है। हम ये देखेंगे आपके अटैक से कितना डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से हम तुमको ग्रेड देंगे, चलो चालू करो। इतने में वहाँ पर लुकास कहता है, मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। एग्जामिनर सोचता है, ये क्या बोल रहा है, क्या मैं इसको अपने हाथों से पंच मार सकता हूँ? उधर ये सुनकर सब स्टूडेंट फिर से लुकास पर हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे वो देखो उस आदमी को, वो क्या कह रहा है, मैं इस टेस्ट को सिर्फ पंच से मारकर पास करूंगा। इसका मतलब उसको अपने पंच पर इतना भरोसा है कि वो इस डमी को डैमेज दे पाएगा। क्या मजाक चल रहा है? आज ये साबित हो गया कि मार्शल आर्टिस्ट बेवकूफी होते हैं। मुझे लगता है उसका हाथ टूटने वाला है। ये सब जूलिया सुन रही थी। वो उनको टेढ़ी निगाहों से देखती है। फिर वो स्टूडेंट कहता है, अरे अरे मैं तो भूल ही गया था कि उसकी जीनियस मैच यहाँ खड़ी है। जूलिया कहती है, सच में यदि मेरे भाई ने मुझे तमीज ना सिखाई होती तो आज मैं इनकी हालत खराब कर देती। वो लोग जब देखो जब मेरे भाई की हंसी उड़ा रहे हैं, सच में ये लोग बहुत बकवास है। इतने में एवा जूलिया से पूछती है, क्या सच में तुम्हारा भाई मैजिक नहीं कर सकता? फिर वो एवा को कहती है कि हाँ ये सच है कि मेरा भाई मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा इंसान है। उसको मैजिक नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। किसी को भी हक नहीं है मेरे भाई का मजाक उड़ाने का। इधर ये सुनकर एवा मन में सोचती है कि शायद इसको पता नहीं है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर एक सीमित तक रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके भाई ने इसके सामने बड़ी बड़ी बात करके इसको धोखा दे रहा है। और इतने में वहाँ पर कुछ धमाके की आवाज आती है, जैसे कुछ फूटा हो। सब लोग देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ? अचानक वहाँ टूटे हुए कुछ पार्ट हवा में उड़ रहे हैं। फिर 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लुकास एग्जामिनर से पूछ रहा है कि क्या एक हिट काफी है इस डमी को मारने के लिए? वो एग्जामिनर कहता है कि देखो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हिट मारते हो, बस उसको ज्यादा से ज्यादा डैमेज होना चाहिए। लुकास कहता तो फिर ठीक है, चलो मैं चालू करता हूँ। और वहाँ लुकास फुल एक्शन लेते हुए अपने पावर को जनरेट करता है। वहाँ लुकास की स्किल हर 3 लेवल पर बढ़ रही है। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल फ्लैश सभी को बहुत तेजी से बूस्ट मिल
रहा है वो अपना हाथ ऐसे घुमा रहा है, वहाँ पर हवाएं चलने लग गई है। उसका लेवल धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है और अब उसका लेवल 6 हो गया है, जो बहुत अलग स्तर पर पहुंच गया है। और फिर फाइनल पंच देने के लिए लूकास अपनी पोजीशन ले लेता है, अपने पैरों को सही तरीके से जमाता है और अपना पंच सीधा पीछे की तरफ ले जाता है और हवाओं को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से पंच को सीधा उस डमी पे दे मारता है। जैसे ही लूकास डमी को पंच मारता है वहाँ जोरदार धमाका होता है। डैमेज की तो दूर की बात है, वो डमी हर तरफ से टूटकर बिखर जाता है। ये सब देखकर एवा कहती है ये क्या था, उसकी स्पीड तो हाई लेवल माइंड मैजिक से भी कई गुना ज्यादा है और उस डमी को तो देखो उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है। मेरे हिसाब से उसका अटैक तो क्यूर्स रिंग का था। पीछे से फिर वही स्टूडेंट बोलते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात है, उसने सिर्फ एक डमी को तो मारा है और उसको हवा में उड़ा रहा है। नहीं नहीं ये तो बेकार मार्शल आर्टिस्ट है। एवा कहती है इनको शायद लूकास का असली पावर का अंदाजा नहीं है, उसकी असली ताकत क्या है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसको देखकर और उसने जिस हिसाब से डमी पर अटैक किया ये सब देखकर वो अपनी असली ताकत छुपाना चाहता है। ये आदमी कितना भयानक है। उधर एग्जामिनर अपना डिसीजन सुनाता है। वो लूकास को कहता है कि मैंने इतने सारे एग्जाम लिए हैं लेकिन ऐसा मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं देखा। कई साल बाद हमारा कोई डमी पूरी तरह खराब हुआ है। शुरू में तो मुझे लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने जब इस डमी को इतना भयानक मारा तो मैं चौंक गया। तुमने बहुत शानदार टेस्ट दिया है तो मैं तुम्हें पूरे अंक दूंगा। लूकास कहता है थैंक यू, क्या मैं उस टूटे हुए डमी को साइड में रख दूं? एग्जामिनर कहता है अरे नहीं नहीं वो बहुत हेवी है, मैं उसे अपने मैजिक से ले जाऊंगा, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और फिर लूकास खुश खुश अपनी बहन को विन का इशारा करता है। जूलिया भी बहुत खुश है, वो भी अपने भाई को विन का इशारा करती है। लूकास कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि एग्जाम में ये वाला भी टेस्ट था जिसको करके मैंने खुद को फेल होने से बचा लिया और साथ ही साथ अपनी असली ताकत को छिपाने में भी कामयाब हो गया। मुझे लगता है मुझे उन लोगों के पास चलना चाहिए जिन लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और उन लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए। और फिर ऐसे एग्जाम का दौर चलता गया। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ती गई वैसे वैसे स्टूडेंट लूकास की पावर को जानने लगे। उन लोगों को पता लगने लगा कि लूकास कितना पावरफुल है और जूलिया भी अपने भाई से कहाँ कम थी। स्टूडेंट उसके मैजिक टैलेंट को देखकर हैरान होने लगे। वो अपने हर मैजिक की बदौलत एग्जाम को आसानी से पास करने लगी। वो अपना स्पेशल लाइटिंग डिसेंट्स का यूज करके उसका लेवल अप करने लगी। लेकिन वो अचानक रेड लाइटिंग मैजिक से डमी पर अटैक करने लगी। ये रेड लाइटिंग मैजिक गोल्डन लाइटिंग से दूसरे स्थान पर सबसे हाई लेवल का मैजिक था। सभी लोग वहाँ जूलिया की बातें कर रहे हैं। उसका टैलेंटेड और बिजली की जादूगरी आक्रामक रूप के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जब वो अपने आक्रामक रूप में आती है तो अच्छे अच्छे मैच पीछे रह जाते हैं। ये अद्भुत है। उस स्टूडेंट जूलिया की पावर भी बहुत अद्भुत है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कहती है यार यदि मैं ग्रेजुएशन तक पहुंच जाऊँ ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरी स्टूडेंट कहती है अरे रुक तू उसको देख, पहले देख वो वहाँ बैठ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और वो इतनी घायल हो गई हो कि खड़ी नहीं हो पा रही हो। वहाँ जूलिया चुपचाप बैठी हुई है। स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है कि जूलिया रेयान ने 9.56 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। नेक्स्ट कौन है, आगे आए। इतने वहाँ पर लूकास आता है। जूलिया उसको कहती है कि भाई मैंने तो सिर्फ लाइटिंग डिसेंट यूज किया था और फिर अचानक एक रेड लाइटिंग पता नहीं कहाँ से आकर गिरी। मैं तो डर गई थी। पहले जब मैं मेरी फुल पावर यूज करती थी तो भी सिर्फ पर्पल लाइटिंग का ही यूज कर पाती थी और इन सब लाइटिंग का पावर तो नॉर्मल लाइटिंग से अधिक हो गया है और मैं अब तो बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? और फिर लूकास अपना दिमाग पर जोर देकर सोचता है। फिर मन ही मन में कहता है कि ये पक्का उस पोशन की वजह से हो रहा है। इसको जो मैंने कैंडी में मिलाकर पोशन दिया था ये सब उसी का नतीजा है। वो पोशन एक मैजिक के पावर को बूस्ट कर देता है। लेकिन इस वक्त ये जूलिया को बताना ठीक नहीं होगा। इस वर्ल्ड में एक मेज और एक मार्शल आर्टिस्ट के पास अपनी अपनी अलग अलग तकनीक होती है इस पोशन को बनाने के लिए। मेज के पास में इस पोशन को बनाने के लिए एक अपनी कला होती है, वहीं दूसरी ओर एक मार्शल आर्टिस्ट को इसको बनाने के लिए वाइल्ड एलिक्सर मतलब कि अमृत का प्रयोग करता है। हालांकि इन दोनों में काफी अंतर होता है क्योंकि एक मेज को पोशन बनाने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वहीं मार्शल आर्टिस्ट को वाइल्ड एलिक्सर से तैयार किए गए पोशन को डायरेक्ट बॉडी में डाल सकते हैं। पहले के टाइम पर ऐसी कई प्रकार की पोशन बनाए गए हैं लेकिन अब लोगों की नजरों में मार्शल आर्टिस्ट कुछ नहीं रहा और वर्तमान में मार्शल आर्टिस्ट का अस्तित्व ही नहीं है, तो अमृत का शोधन करना बहुत कठिन हो गया है। अभी के टाइम पर बहुत कम ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है जो ऐसे पोशन बना सकते हैं और इसीलिए ऐसा पोशन जूलिया को भी दिया गया है। और जूलिया को जो शरीर में पावर लग रहा है वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि अमृत शोधन का लेवल 6 होता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए दौर में मेरे अलावा केवल एक ही व्यक्ति है जो इस मैच एसेंस एलिक्सर को बना सकता है, जो सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो मार्शल आर्टिस्ट 9 लेवल के हैं। उनका नाम है द ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट डियोक्रेट सुजान। भाई लोग एक बात बोलूं यार, ये जो मार्शल आर्टिस्ट है ये तो मुझे अपने लूकास से भी शानदार दिख रहा है। नहीं मतलब उसका कैरेक्टर जो बनाया है वो बढ़िया स्मार्ट लग रहा है। फिर लूकास बताता है ग्रेट मेज भी डियोक्रेट सुजान के आगे अपना सिर झुकाकर आते थे और उस पोशन को बनाने के लिए अमृत की भीख मांगते थे। बस यही बहुत बड़ा कारण है कि मुझे इसे छुपाना है क्योंकि यहाँ किसी को पता लगा कि मैं बहुत कीमती चीज बना सकता हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे इसे किसी भी तरह से सीक्रेट रखना होगा। उधर जूलिया अपने भाई को आश्चर्य से देख रही है। वो सोच रही है कि भाई पता नहीं क्या सोच रहा है। स्टोरी सीन चेंज होता है। एलन मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है। वहाँ एक कुर्सी पर दोनों भाई बहन लूकास और जूलिया बैठकर बातें कर रहे हैं। भाई अभी सब कुछ ये खत्म नहीं हुआ है, मैं काफी थक गई हूँ। लूकास उसको कहता है थोड़ी देर और जूलिया, बस उसके बाद हम लोग हॉस्टल में जाकर रेस्ट करेंगे। इन लोगों को हमारा क्लास असाइनमेंट पोस्ट कर लेने दो। इतने में वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मीना आ जाती है। वो लूकास और जूलिया को हाथ देती हुई कहती है लूकास और जूलिया। दोनों मीना के पास जाते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? मीना कहती है कि मैं यहाँ क्लास असाइनमेंट पोस्ट करने आई हूँ और अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आप दोनों ने एलाइट क्लास और मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आप दोनों को बहुत बहुत
बधाइयाँ हो। ये सुनकर जूलिया खुशी से झूम उठती है। वो कहती है क्या मैं इलाइट क्लास में फर्स्ट आई हूँ? भाई देखो मैं इलाइट क्लास में फर्स्ट आई हूँ। लूकास कहता हाँ जूलिया तुमने कर दिखाया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। जूलिया कहती है थैंक यू भाई। फिर मीना जूलिया से कहती है कि आप नेक्स्ट ईयर कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं? जूलिया कहती है क्या मैं डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकती हूँ अब? मीना कहती है हाँ हमारे पास में 5 स्पेशल डिपार्टमेंट है, फायर, वाइंड, वाटर, अर्थ और एक स्पेशल डिपार्टमेंट। नए स्टूडेंट को 1 ईयर पहले एग्जाम देना होता है, फिर वो यदि इस एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो जाता है तो फिर हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में इनरोल करते हैं। जूलिया कुछ सोचती है। वो कहती है कि मैं कौन सा डिपार्टमेंट जाऊंगी? मेरे एट्रीब्यूट के आधार पर मुझे लगता है वाइन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे तो वाइन गोल्ड ने ही ब्लेसिंग दी थी। मीना कहती है ओ ओके तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वाइन डिपार्टमेंट में। जूलिया खुशी खुशी कहती है ओके। इधर लूकास मीना को देखकर कहता है वो कितनी मेहनत कर रही है टैलेंटेड लोगों को खोजने में। मीना लूकास को देखती हुई कहती है चलो जूलिया मेरे साथ में, मैं तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल दिखा दूं। जूलिया अपने भाई को कहती है चलो बड़े भाई मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। लूकास कहता है ठीक है जूलिया। फिर वो मीना को कहता है मेरी बहन का ध्यान रखना। फिर लूकास बोलता है चलो अब जूलिया तो गई, अब मुझे मेरे डिपार्टमेंट मार्शल आर्ट में जाना चाहिए। वहाँ दिखाया जाता है कि स्कोर बोर्ड में सब लोग देख रहे हैं। सभी स्टूडेंट देखकर कहते हैं कि देखो क्लास असाइनमेंट पोस्ट हो चुका है, और जैसा कि उम्मीद थी जूलिया रैन ही फर्स्ट आई है। इस साल बाकी स्टूडेंट को सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए रखा गया था, उनकी किस्मत बहुत खराब थी। इतने में एवा भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है रुक जाओ लूकास और रयान, मैं कसम खाती हूँ एक दिन मैं भी फर्स्ट पोजीशन लाऊंगी और तुम दोनों को पीछे छोड़ दूंगी। तो गाइस फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक को नया वीडियो लेकर। आप लोग बने रहे मानवा हिट में, जहाँ आप लोगों को मस्त मस्त मानवा स्टोरी हिंदी में सुनने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।